अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज करते हैं भाई, दो बादशाहों के जिक्र से करते हैं। अच्छा, आज की सुबह का आगाज सही है। एक मैं एक आप। नहीं, हम तो फिर कहाँ बादशाह, हम तो गुलामान में शामिल हैं। रियाया गुलामी दर गुलामी दर गुलामी हमारी किस्मत में है, मुकद्दर में लिख दी गई है कि तुमने गुलाम ही रहना है। कब होंगे आजाद? नहीं, अब हम नहीं हो सकते। देखिए वो और लोग हैं जो कि अलग लेवल पर है, ऊपर लेवल पर है और वो एलीट में आते हैं। हाँ, सही बात है। मैं कहाँ, मैं गुरबा मसाकीन में शामिल हूँ। जो जैसा चल रहा है जिंदगी चलती रहे, हमारा क्या है, जितनी गुजर गई है गुजर गई, आगे भी गुजर ही जाएगी। तो बादशाह लोग तो आप लोग होते हैं जो दौलत और अंबार और हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह में खेल रहे होते हैं। खैर, दो बादशाहों का जिक्र करना है। एक बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। अच्छा, बहादुर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, नाम में ही बहादुर आता था उसके। शाह भी है, शाह तो है, ठीक है जी। लेकिन उस नाम के बहादुर की बहादुरी आप देखें कि जब उसके सामने सवाल आता है कि भाई गुलामी कबूल करनी है या मौत कबूल करनी है, तो वो गुलामी कबूल कर लेता है। वो आखिरी मुगल बादशाह था और उसके बाद देख ले क्या हुआ। तो सवाल के साथ उसका नाम कनेक्टेड है, कैद हो गया और फिर कैद में ही उसकी शायरी भी आई है। उसके बाद हाँ, पता नहीं कहाँ वो दफन है, आज उसकी कब्र देख लें, कोई नामो निशान उसका जो है, बस वो ऐसा ही है। बस क्या 2 गज जमीन भी ना मिली उसको कोई यार में, कोई यार में, कुछ इस तरह के मामला थे ना उसके। तो वो नाम का तो बहादुर था, लेकिन गुलामी को उसने तरजीह दी, मौत को तरजीह नहीं दी। क्योंकि इंसान कहता है कि ठीक है, मैं लड़ूंगा और लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। लेकिन बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री हम सब के सामने। और दूसरा जो बादशाह था वो कौन था? टीपू सुल्तान था। उसकी जरा करतूत देख लें आप कि जब उसके सामने सवाल आता है तो वो कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो शेर बन के जिंदा रहना है, शेर बन के ही मरना है। चाहे कोई भी आ जाए, मैं उससे लड़ लूंगा। अपनी ज़मीन के लिए, अपने खित्ते के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है मुझे। और मैं इसीलिए बादशाह हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैं जो हूँ वो गुलामी कबूल कर लूँ और उनके सामने सर झुका दूँ और उसके बाद किसी दूसरे मुल्क चले जाऊं या जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर लूं। उसने बता दिया कि हाँ, मैं लड़ूंगा और लड़ते लड़ते मरूंगा। तो बादशाह या बहादुर नाम का नहीं होता है, वो काम का होता है। तो काम के बादशाह बनने की जरा जरूरत है हमें भी और बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल काम के बादशाह बने, गुलाम ना बने, आजाद बने, मौत को तरजीह दे दे, गुलामी को तरजीह ना दे। कैसा? अच्छा, वेरी जबरदस्त, वेरी जबरदस्त, वेरी जबरदस्त। लुकिंग लाइक अ वाओ के बाद ये वेरी जबरदस्त आया है। वेरी जबरदस्त। ये तो अब चलेगा, तो ये चलेगा, इसके तो अब मीम बनने चाहिए। वेरी जबरदस्त, ठीक है। और वेरी जबरदस्त। लेकिन नहीं, मैं वो कहानी में इतना खोई हुई थी और वो मैं एनालिसिस में इतना वो थी कि मुझे अच्छी लगी। महव थी, मैं तो हमेशा अच्छा, मजा आया, कंपैरिजन अच्छा था। और जाहिर है आजकल के हम अपने मुसलमानों के हालात देखें और दुनिया के चाहे किसी मुल्क में देख लें, इवन आज़ाद रियासतों में भी जो उनका हाल है, हशर है, वो हम सबको पता है कि भाई अजान तक तो वहाँ पर ऊंची आवाज़ में दे नहीं सकते, नमाज तक तो खुलेआम पढ़ नहीं सकते। तो बड़े बड़े मसाइल हैं और उन मसाइल से निकलने के लिए सर उठाना ज़रूरी है। अगर सर झुकाए रखेंगे तो अगला तो छड़ी मारता रहेगा। हाँ, सर उठाओगे तो सर कटने का डर तो होगा, बिल्कुल, लेकिन वही डर है जिससे आपने जीतना है और उसी से फिर अमर होना है। ऐसा ही है। तो वेरी जबरदस्त के साथ अब आपको हम लेकर चलते हैं जबरदस्त न्यूज की तरफ। 60 सेकंड दिखाते हैं। आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया सिद्दीकी की टेक्सास जेल में मुलाकात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब है। फौजिया सिद्दीकी। दहशतगर्द इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर फिर बमबारी, खान यूनिस और रफा पर भी हमले। गजा पर बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। यमनी हौसियों का बहीरे अहमर में 2 इसराइली जहाज़ों पर हमला। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बलूचिस्तान के अजला शेरानी और मूसा खेल के जंगलात में आग भड़क उठी। दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रहने का इम्कान है, रिपोर्ट। तंजानिया में सैलाब ने तबाही मचा दी, 47 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी।
यूरोप बर्फानी दौर में दाखिल, कई मुल्कों में शदीद बर्फबारी। जर्मनी के शहर म्यूनिख में बर्फबारी का 90 साला रिकॉर्ड टूट गया। ऑस्ट्रेलियाई शहर कैनबरा में यालाबारी, पाकिस्तानी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। 130 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसेस इन एक्शन होने के लिए तैयार। फेरर हॉल कराची में झलमगसी जीप रैली की प्री लॉन्चिंग तकरीब। जी 60 सेकंड न्यूज आपने देखी और अब आपको जरा लेकर चलते हैं रोजाना की तरह फलस्तीन की तरफ। और फलस्तीन की कुछ बात हो जाए। फलस्तीन में जो जंग बंदी है उसके बाद इसराइली बर्बरियत का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। खैर उसने उस जंग बंदी के दौरान भी एक आधे ऐसे हमले किए हैं कि जिससे लोगों को वहां पर तकलीफ पहुंची, वहां पर लोग जख्मी हुए और 2 रोज में तकरीबन 700 लोग शहीद किए जा चुके हैं। 24 घंटों में 700 लोग शहीद हुए हैं और टोटल जो है वो तादाद हो गई है अब 16,000 से जायद। और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, खुदा की कसम खुद अपने जिंदा होने पर शर्म ही आती है। शर्म से डूब मरने का मकाम है वैसे सबके लिए, हम और बिल्कुल। मतलब मैंने तो खैर क्या क्या वीडियोस देखी, किस किस के बारे में बताएंगे और कौन कौन सोच रहा था कि कुछ वीडियोस टेलीविजन पर दिखाई जाए, लेकिन वो ऐसी वीडियो है कुछ नहीं भी दिखा सकते बिल्कुल, कुछ लोगों की इतनी ज्यादा तकलीफ भी नहीं दिखा सकते। वो अगर एक बच्चा आपके सामने 7-8 साल का है जो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है तो मैं वो वीडियो क्या दिखाऊं? वो सिर्फ बता ही सकता हूं आपको मैं, उसको दिखाने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है। बिल्कुल शदीद तकलीफ में वो लोग जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं और इंतजार कर। अच्छा ये जो आज़ादी की बात हमने की ना, सर उठा के मरने की, कटने तो दे रहे हैं लेकिन झुका नहीं रहे हैं। और ये 75 साल से वो यही काम कर रहे हैं। मतलब उनको नहीं जान से डर लगता। अपनी औलाद से करीब ज्यादा और कौन होता है किसी माँ बाप के लिए, या अपने बूढ़े माँ बाप से ज्यादा अजीज और किसी को कौन होता है। लेकिन आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि जिसके लिए उन्होंने अपनी नस्लें जो है वो लुटा दी और अभी भी वो खड़े। अभी भी वो ये नहीं कहते कि नहीं भाई अब आने वाली नस्लों को बचा लें, मुआहिदा कर ले, चलो भाई तुम लोगों ने जितनी जमीन पे कब्जा कर लिया रख लो, थोड़ा सा हमें दे दो। इतना भी नहीं है, जो हमारा है वो हमारा है। बिल्कुल। अब ये जो बच्चों की वीडियो थी, मैं चाहूंगा कि जरा ये चला दें, जिसमें वो बच्चा अपने भाई की लाश पर रो रहा था। ये वीडियो है उन दहशतगर्दों की कि जिन्हें इसराइल मार रहा है। बिल्कुल। ये कितने साल का, 6-7 साल का बच्चा होगा, जिसको उसके 2 बड़े भाई जो खुद 12-13 साल से ज़्यादा के नहीं लग रहे तकरीबन, और ये बच्चा क्या कह रहा है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि मैं चले गए हो और मेरी जो है वो कहाँ से मैं लाऊंगा तुम्हारे जैसा भाई, और इस तरह की बात कर रहा है वो बच्चा। और आखिर में वो कहता है कि इसे मैंने मलबे के नीचे से निकाला है। आप सोचें उस 12 साल के बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब वो मलबे में अपने भाई को ढूंढ रहा होगा या अपने माँ बाप को ढूंढ रहा होगा, वो भी नहीं मिल रहा है उसे, और लोग उसे सब्र की तलकीन कर रहे हैं और वो कह रहा है कि तुम नहीं समझ सकते हो कि क्या मेरे दिल पे गुजर रही है। एक और बच्ची की मैं वीडियो देख रहा था, उसके डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे और जाहिर है वहाँ पर एनेस्थीसिया वगैरह ये तो कोई भी चीज़ें नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ तो ख़त्म हो चुकी हैं। वो बच्ची अपनी मासूमियत में कह रही है कि क्या ये कोई ख्वाब है या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक और वीडियो, यकीन ही नहीं आता, माँ बाप अपने बच्ची को, वो बिल्कुल 6 साल की बच्ची थी और बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे घर में बच्ची है, तो उसको वो लेकर जा रहे हैं और फिर उसके बाद उसने जब वो बच्ची को लाकर हॉस्पिटल के ज़मीन पर रखा तो उस बच्ची की अंतड़ियाँ सारी बाहर निकली हुई थी। अब मैं वो वीडियोस क्या दिखाऊं, किस तरह दिखाऊं वो वीडियोस मैं आप लोगों को? सोशल मीडिया पे आप सब लोग देख रहे हैं और बस देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ का 300 नहीं है, ये 700 है मेरे दोस्तों, इसको 700 कर दो। ये 16,000 हो चुके हैं, जो लिखा हुआ आ रहा है ना 300 फलस्तीनी शहीद, इसको ज्यादा कर दो, ये ज्यादा हो चुका है, ये काउंट बदल चुकी है भाई। ये पुरानी काउंटिंग दिखा रहे हैं आप लोग, काउंटिंग खराब हो चुकी है आप सब लोगों की। और वहाँ के लोगों के हवाले से अगर आप ये सोचें तो हर शख्स जो है वो सदमे से गुजर रहा है। जिस तरह ये बच्ची कह रही है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सो रही हूँ, ख्वाब देख रही हूँ या ये मेरे साथ वाकई हो रहा है। तो हर शख्स ऐसा ही है, उनकी बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, आदमी हो, सबके साथ जो भी है वो सब सदमे से ही गुजर रहे हैं और सब शौक की हालत में। पता नहीं कितना अरसा लगेगा इस नस्ल को, इस कौम को रिकवर होने में, लेकिन वाकई इन्होंने बताया है कि ये एक कौम है। और एक कम उम्र फ़लस्तीनी व्लॉगर हैं, उनकी भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, जिसमें वो इसराइल की जानिब से की जाने वाली जो बमबारी है उसके दौरान भी बड़े हौसले का मुजाहरा कर रहे हैं और ना ही उसके चेहरे पर उस तरह का खौफ डर नज़र आ रहा है। और बेसिकली तो गज़ा में 7 रोज़ा आर्जी जंगबंदी थी। उसके बाद इसराइली फ़ौज ने दोबारा जब बमबारी का सिलसिला शुरू कर दिया तो व्लॉगर रमज़ान महमूद है जो इंस्टाग्राम पर मद्दाहों से गुफ्तगू करने के लिए एक वीडियो बना रहा था और इस दौरान इसराइली बमबारी शुरू हो गई
और वो उस वक्त बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हुआ, नज़र नहीं आया कि वो घबराया हुआ हो या वो कांप गया हो या डर गया हो, घबरा गया हो। मुसलसल उसके चेहरे पे एक मुस्कान, मुस्कुराहट रही। और रमज़ान की इस वीडियो ने बेसिकली बड़े लोगों की वहाँ पर भी हिम्मत बंधाई है मजीद। अगर कोई हिम्मत हार भी रहा था, कितने दिन तक ये बच्चा जिंदा रहेगा मजीद? अल्लाह ताला के हाथ में है जिंदगी और मौत, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी कोशिशें तो सारी इसके खिलाफ यही देखा जाएगा। कुछ दिन बाद अल्लाह ना करे ये भी नहीं होगा और हम अपने धंधों में लगे रहेंगे। वो उधर फ्रांस में एक एहतजाज हुआ है जी, पेरिस में। वहाँ पर वो एक शख्स ने बड़ा यूनिक एहतजाज किया और वो एहतजाज किस तरह था कि उसने तस्वीर लगाई और तस्वीर किस किस की थी? नेतन्याहू की तस्वीर थी, जो बाइडन की तस्वीर थी और जो मिस्र का जो फौजी जो सदर है सीसी, अब्दुल फताह सीसी, उसकी तस्वीर लगाई इन तीनों की। और उन पर जो है वो जूते इस तरीके से वो उसने मशीन बनाई है बेसिकली, बनाई हुई है और वो जूते मार रहे हैं। और पूरी दुनिया के खिलाफ, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग, जो अवाम है वो उठे हुए हैं कि किसी तरीके से ये बंद किया जाए जुल्म सितम। लेकिन जो खवास हैं जिनके ऊपर ये जूते पड़ रहे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितना छोटा सा फायदा लेने के लिए ये बात हो रही है, कितना फायदा होगा? ये जो बाइडन कितना अरसा जिंदा रहेगा? ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा जिंदा रहेगा? हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में मर गया ना। ये सीसी और जो बातें और जो उसके खिलाफ बातें उसके अपने लोगों ने, तो मैंने एक दो आर्टिकल्स ऐसे पढ़े जिसमें उन्होंने वो पोस्ट्स मेंशन की हुई थी जो वहां के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह ने हेनरी किसिंजर के बारे में लिखी हुई थी। गोरे थे सारे और अमरीकी, और ऐसी जबान के, मतलब हम तो कहते हैं ना कि भाई कोई मर गया तो चलो उसके बारे में अब क्या ही इतना सख्त जुमला कहना कुछ, लेकिन उसके बारे में जो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स का सेंटिमेंट है वो तो हैरान परेशान कर देता है आपको कि कैसे वो लोग अवेयर हैं अपने राइट से भी और औरों के हुकूक से भी कि भाई हमारे नाम पे मत तुम दुनिया वालों को कत्ल करो या उनकी दौलत को लूटो, हमने नहीं तुमसे कहा। और वो ऐसी पोस्ट थी कि मैंने तो दिमाग घूम गया। मैं तो कितनी देर यही सोचती रही कि ये उन्होंने अपने ही हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो बड़ी सख्त जबान थी और वहाँ पे जो अवेयरनेस का लेवल था उससे मुझे एहसास हुआ कि भाई चाहे ऊपर वाले कुछ भी कर रहे हो, लोग खड़े हो जाते हैं और लोग खड़े हो गए हुए हैं उधर। फिर जमायमा खान ने भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और उन्होंने कहा है कि जी मैं पूरी दुनिया में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। तो जो हो रहा है उसमें बच्चे, नस्लें तबाह हो रही है ना। नस्लें तबाह करने का सिलसिला क्या है? वो मैं एक इसराइली का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था कि हमारा मकसद ही यही है कि इन बच्चों को मार दे, क्योंकि जाहिर है ये बच्चे बड़े होंगे तो फिर हमारा इनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो फिरौन ने भी बच्चों को ही मरवाया था ना, ताकि वो बड़े होकर दोबारा वो एक नस्ल ना खड़ी हो सके। लेकिन उस वक्त से यहूदियों का मसला यही है। उस वक्त से हजरत मूसा के साथ क्या किया था? हजरत मूसा ने फिरौन से आज़ादी दिलवाई थी यहूदियों को। पूरी जो बनी इसराइल की कौम थी वो यहूदी थे ना, उन्हें आज़ादी दिलवाई। और उसके बाद यही वो कौम थी जो कि हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ भी हो गई थी। यही वो कौम थी कि जिन्होंने बछड़े का माबूद भी बना लिया था। यही वो कौम थी कि जिन्होंने पानी पर आपस में झगड़ा भी किया था। यही वो कौम थी कि जो कि मनसलवा उतर रहा था इसके ऊपर और कहती है कि हमें ये नहीं चाहिए। यही वो कौम थी कि जिसने हज़रत मूसा को भी कह दिया था कि हम जंग नहीं लड़ रहे, आप और आपका अल्लाह जाके लड़ने। ये कुरान में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। और हम कहते हैं यहूदी हमारे दोस्त होंगे। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं इस हवाले से करने को तो, लेकिन क्या क्या बात की जाए और किस किस तरह बात की जाए, और भी बहुत सारे मामलात हमने देखने हैं। हमने जो है वो सियासत भी देखनी है, मईशत देखनी है, हमने क्रिकेट भी देखनी है। क्रिकेट में वो मैं वैसे एक जहन में मेरे आइडिया आया, बात आई वैसे तो क्या आई आइडिया कि लोग जो हैं वो ये कहते हैं ना भाई मईशत खराब हो जाएगी तो उनके साथ खड़े रहो, मईशत खराब हो जाएगी। भाई कितनी कोई मईशत है आप लोगों की चल रही है, ऐसी आला अरफा मईशतें चल रही है कि जिसको खराब करने का डर है। आप लोगों को क्या है? अल्लाह। नहीं क्या बात कर रही हैं? अमेरिका है, इसराइल है। तो हम उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारा रब है तो वो चला रहा है। असल रब से हम ताल्लुक नहीं रखा हुआ हमने, उसने रिस्क देना होता है, तो उसका नाम है राजिक। अमेरिका का नाम नहीं है राजिक। तो हमने रिस्क देने वाला जो असल राजिक है, जब हम उसको भूले हुए तो फिर हम यही डरेंगे ना कि इकॉनमी नहीं चलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो ये सब बातें हैं करने वाली, कोई इनका फ़ायदा नहीं है।
बिल्कुल। छोड़ दें, चलें, क्रिकेट की बात करते हैं, आ जाए। हाँ, और जिसका सुनाएं फायदा है क्रिकेट में बिल्कुल, क्या हो जहाँ रहा से है। मईशत चल रही है, वो बताते हैं आपको। खैर वो पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की कामयाबी है भाई, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, बड़ा ज़बरदस्त हराया उन्होंने और तारीखी फतह हासिल की उन्होंने। पहला T20 मैच था, 7 विकेटों से उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया और डॉनेडन में खेला गया ये मैच। फातिमा सना, उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग, शवाल जुल्फ़िकार, उनकी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और न्यूजीलैंड वुमेन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 20 ओवर में उन्होंने तकरीबन 127 रन बनाए थे। और पाकिस्तान की जब लड़कियां आई खेलने के लिए तो फिर लड़कियों ने 18.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ हासिल कर लिया। और फातिमा सना 3 विकेटें हासिल की उन्होंने 18 रन देकर, तो उन्हें जो है वो फिर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ दिया गया। और दोनों टीमों के दरमियान अब दूसरा मंगल को T20 मैच होगा। कल होगा। अच्छा जी, गुड, वेरी गुड। मंगल के दिन मैच होगा, आपको मंगल वाला ने बता दिया, गौर से आपने देखना है, टीवी पे बैठ जाइएगा। हाँ। मंगल वाला को गुस्सा आ जाता है, फिर तैश वैश से कोई इसके बच नहीं सकता, मैं आपको बता। अच्छा खेल रही है, अच्छी बात है भाई, अच्छा खेले भाई, गुड। हाँ, उधर वो सलमान भट्ट को लगा दिया उन्होंने, उस पर मुझे गुस्सा आया हुआ था कि ये कौन सा तरीका है भाई। हमारी कौम का मसला ये है, तबसरा करें, क्या तबसरा करूं मैं, हमारी कौम, ये तबसरा सिर्फ इतना सा है कि चोरों, डाकुओं, मुल्क लूटने वालों, मुल्क को बदनाम करने वालों, मुल्क को बेचने वालों के खिलाफ हमारा थ्रेशोल्ड बहुत ही ज्यादा है। हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, माफी ऐसे ले आओ, वापस ले आओ, कोई मसला नहीं, हमारे सर पे बैठाओ उनको। वो तो आवाम ने शोर मचाया तो उन्होंने हटा दिया उसको। लेकिन सलमान भट्ट एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, बहुत जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन, लेकिन इस पे दो राय है भाई। कुछ लोग कहते हैं कुछ कहते हैं कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली और उस पे जो भी पाबंदी शामिल तो कुछ लोग कहते हैं नाअहली है, कुछ लोग कहते हैं कुछ। अच्छा, इधर भी ये कहानी है। ज़ाहिर है लाइफ टाइम बैन होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जी लाइफ टाइम बैन हो गया, अब जो है वो लाइफ टाइम, उसके साथ वो एक दाग तो लगा रहेगा। वो कोई मोहम्मद आमिर तो था नहीं 16-17 साल का, एक बिल्कुल गाँव से आया हुआ बच्चा के उसको फुसला के जो है वो कर दे। आप तो भाई अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो बहरहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग कम हो गए हमारे पास। हाँ, क्रिकेट के ऊपर कोई एक्सपर्ट रह ही नहीं गया। हाँ, बिल्कुल, तो उन्होंने रख दिया उसको। बहरहाल तो हम जो है ना, हम कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, कोई खैर है, बहुत बड़े दिन है हमारे। आपने मुल्क बेचा, कोई मसला नहीं है, आप आ जाए, दोबारा आ जाए। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप दोबारा आए और दोबारा जो है वो अपनी सर पे बैठे हमारे, कोई मसला मतलब नहीं। ये हमारी कौम है। एक वजह होती है कि जिसकी वजह से, खैर अब वो भी, उस पर भी मुख्तलिफ लोग कहते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर को अगर सजा हो जाए तो वो दोबारा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के मिजाज नहीं रहता। हाँ। बेसिकली तो यहाँ पर भी वैसे तो सलमान भट्ट के पास जो ऑफिस था वो एक तरह से पब्लिक ऑफिस होल्डर ही था, लेकिन पब्लिक ऑफिस ही था, लेकिन ये कि वो अब मुझे नहीं पता पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन में है ये चीज या नहीं है कि भाई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता कोई शख्स अगर उसको सजा वजा हुई हो। लेकिन बहरहाल दिस इज फॉर देम टू। गैस और एनर्जी से मुझे रूस याद आ जाता है, प्यूटिन। हाँ, वो प्यूटिन भाई ने क्या बोला है भाई, बड़ा कमाल उन्होंने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन से हमारा जो तनाज़ा हुआ है उसकी वजह से अमवात बढ़ रही हैं, तो अब खवातीन से दरखास्त है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा औलादे पैदा करें, बड़े खानदानों को मामूल बनाएं। बेसिकली वहां पर पैदाइश की शरह 90 की दहाई से मुसलसल गिर रही है। और यूक्रेन से तनाज़ा था, उसके आगाज के बाद मुल्क को 3 लाख से ज्यादा अमवात का सामना करना पड़ा है। तो मंगल को रशियन पीपल्स काउंसिल के उन्होंने जो है वो इजलास में वीडियो लिंक से खिताब किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई रूसी आबादी को बढ़ाना है, आने वाली दिहाइयों में हमारा यह हदफ है। और हमारे बहुत सारे लोग खानदान की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं जहाँ 4, 5 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं। और ख़ानदान इसी तरह होता है, हमारी तरह थोड़ी 2 बच्चे पैदा कर लिए और बस फारिग हो गए भाई कि भाई आप कुछ नहीं करना हमें। भाई एक बड़ा मशहूर अच्छा, हमारी आबादी का मसला है, लेकिन वो देखो वो अपनी आबादी को बढ़ा के उसको चैनलाइज करेगा। हाँ, जाहिर है, हम चैनलाइज नहीं करते अपनी आबादी को, हम कहते हैं बस बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ। हमारी 70% जो इसको हम 60% यूथ कहते हैं, आप जरा उसका लेवल तो देख लें। बिल्कुल, अगर आप उसको में पता नहीं क्या, ना कोई आधे से ज्यादा लोग जो है उसके अंदर काम नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे। ये सब वो हैं कि जो बस सिर्फ रियासत पे बोझ बन जाएंगे, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए पैदा हुए हैं बहुत सारे उनमें से, सिर्फ कि चलो सेंसस में ये आ जाएंगे। लेकिन वो जो विजन देना होता है नौजवानों को, वो बड़े बड़े जो है वो मुल्कों में होता है। अफगानिस्तान में एक स्टोरी मुझे याद आ गई, एक फ्रेंच सहाफी ने लिखी थी जो कि उस वक्त अफगानिस्तान की वॉर कवर कर रहा था, और उसकी मुलाकात एक बूढ़ी खातून से हुई वहां पर अफगानिस्तान में। तो उसने उनको बताया कि भाई आपका तो बेटा मर गया है, तो आप तो इतने आराम से बैठी हुई हैं। तो उसने कहा कोई एक है क्या, एक थोड़ी है, 7 और हैं। हाँ, तो उसने सिर्फ 2 हैं।
अच्छा, 2 बेटियां हैं उसकी बस। ये तो फिर गलत बात नहीं, वो उसकी खबरें हैं कि कोई और खातून और कोई और बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन अभी वो मंजर आम पर नहीं है, तो खुशी से आप ये बात बता रहे हैं। इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कितनी एक्साइटमेंट चेहरे पे बातें खिली हुई है इसकी। वही वो प्यूटन का मामला है, मेरा थोड़े को मामला है साथी है वो है जो अच्छा लग जाता है ना, अच्छी बात, वो लोगों को पसंद आ जाती है। वो मर्द हजरात अपने दोस्तों की दूसरी शादियों को, बेगमात को बड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं। तो पता है उसने दूसरी कर ली है दूसरी। तो वो हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसाइल हैं, ये एक मसला मैं जिंदगी में नहीं लाना चाह रहा हूँ। कराची में गैस का मसला हो गया भाई। सरफराज अहमद साहब, हमारे शिराज अहमद साहब, मैं क्रिकेट में था ना तो वो सरफराज अहमद आ गया मेरे जहन में। शिराज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शिराज, बताइए ये कराची में जो गैस की किल्लत है उसकी क्या सूरत हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, कराची वालों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। गर्मियाँ होती हैं तो बिजली गायब हो जाती है, और जैसे ही सर्दी थोड़ी सी पड़ना शुरू हुई है, गैस जो है वो गायब होना शुरू हो गई है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे गैस गायब होने से जो रोज़मर्रा के काम हैं, ख़वातीन को खाना पकाने के, ख़ास करके सुबह के औकात में जो गैस है उसका प्रेशर या तो इंतहाई कम हो जाता है और या तो गैस ना होने के बराबर रहती है, जिसकी वजह से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो शदीद परेशानी में हमें दिखाई देते हैं। जो जल्दी ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि खास करके हम देखा जाए तो वैसे भी कराची में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जा रही थी पहले से ही। अब ये दौरानिया मजीद बढ़ गया है और साथ साथ सुबह 7:30-8 बजे तक कई इलाकों में गैस खुलती ही नहीं है। कई इलाकों में जहां गैस खुलती है वहां का प्रेशर इंतहाई लो होता है कि ना तो खाने पक पाते हैं और कई घंटे जो है एक पकवान बनाने में खवातीन को लग जाते हैं। सवाल तो गैस सिलेंडर्स की दस्तयाबी के बारे में भी कुछ बताएं। मौक़िफ़ है जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे शहरियों को अब पाइपलाइन के थ्रू गैस नहीं मिलेगी और गैस सिलेंडर्स पर ही जो है शहरियों को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितने परेशान हमें शहरी दिखाई दे रहे हैं उसका हल वाहिद यही नज़र आ रहा है कि अब गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जाएं। और इस हवाले से SSGC की जानिब से भी गैस सिलेंडर सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है और मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई हैं, जहाँ SSGC की जानिब से गैस सिलेंडर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 10,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपए तक है। ऐसे में एक सिलेंडर के इस्तेमाल पर आपके इजाफी जो है 10,000 रुपए जो शहरियों के ऊपर बोझ है वो बढ़ जाएगा। वैसे तो SSGC की गैस मिल रही है, अब जो है वो टाइम के थ्रू मिल रही है कि सुबह 6 बजे से 8 से 8:30 बजे तक गैस जो है वो बहाल की जाती है। इसी तरह दोपहर 12 बजे से 2:30 से 3 बजे तक और रात को भी शाम 6 से 9 बजे तक जो है वो गैस की सप्लाई को थोड़ा बहाल रखा जाता है। और ऑफिशियली ये बताया जाता है कि जो गैस की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो नेचुरल ज़खायर हैं हमारे सिंध के सालाना बुनियाद पर 10% जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसी वजह से जो गैस की सप्लाई है वो पूरी नहीं कर पा रहा है SSGC, और इसलिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग है गैस की वो बढ़ती चली जा रही है और शहरी काफ़ी ज़्यादा इससे अजियत का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शिराज अहमद साहब, हमें कराची से आगाह कर रहे थे गैस की किल्लत और आवाम की उस चक्कर में जिल्लत, यही हो रहा है। मतलब और क्या करूं मैं, क्या कहूं। हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, गैस के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी, तेल, बिजली, गैस, कोई बुनियादी सहूलत जो है हमने उस गैस के साथ हमने किया क्या, इतना बेदर्दी से बेदर्दी उसका इस्तेमाल किया है। और लोगों के आज भी आप लोगों को देखें तो लोगों के कमरों में खामखा खाली कमरों में हीटर चल रहे हैं गैस के, और उनको एहसास ही नहीं है। इसी तरह बिजली भी बटन लगा के चले जाते हैं लोग, कमरे खाली हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खाली हैं। होता है ना, कमरा गर्म रहेगा, ये भी तो बहुत सारे लोगों के है ना मसाइल। अब तो चाहिए कि आप लोग बदलें, सेंसर वेंसर वाली लगाएं, लेकिन उसमें पैसा बड़ा लग जाएगा और आधा पैसा से खाया जाएगा। हर एक की तनख्वाह आपके जितनी तो नहीं होती ना, हम गरीब भी तो होते हैं दुनिया में। कोई नहीं, लोगों का नहीं कह रही मैं, तो पब्लिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का कह रही हूँ कि वहां पर इस किस्म की चीज हो, लेकिन फिर उसमें भी पैसा बड़ा लगेगा और आधा खाया भी जाएगा। फिलहाल तो इसलिए रहने दो, जो ट्यूबें लगाई हुई है वही हमारा चैनल थोड़ा पैसा कमा ले, तो ब्रेक ले लेते हैं, वक्फे देखते हैं, कमर्शियल देखते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वापस आते हैं, बात करते हैं आपसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दो नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये दोनों नौजवान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो लोग जो कि समात और गोयाई से महरूम होते हैं, तो उन लोगों की ज़बान समझना हम सब के लिए मुश्किल है। उन सब लोगों के लिए हमारे दरमियान रहना और हमसे कम्युनिकेट करना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। अब इस
पूरी सूरत हाल को डील करने के लिए, इस मुश्किल से लोगों को निकालने के लिए 2 नौजवानों ने एक कदम उठाया, और वो कदम बेसिकली एक सोशल एंटरप्राइज की सूरत में है जिसका नाम है कनेक्ट हेयर, और ये लोग समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए काम करते हैं। इन दोनों की स्टोरी क्या है, और आज हम अपने प्रोग्राम में इस सेगमेंट के लिए ख़ास तौर पर इनकी फरमाइश और रिक्वेस्ट पर और इनकी धमकी पर ये काम कर रहे हैं कि हमारा जो ये सेगमेंट है इसमें जो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, ताकि जिन लोगों की बात हो रही है वो भी इस कम्युनिकेशन को देख सकें, सुन सकें। हमारे साथ अजीमा धांजी मौजूद हैं जो कि कनेक्ट हेयर की को फाउंडर हैं, और अरहम इश्तियाक हैं जो कि को फाउंडर हैं कनेक्ट हेयर के। इन दोनों का ये इनिशिएटिव, और रियाज अहमद जो कि ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर जो कहेंगे, ये साथ साथ जो है वो इंटरप्रेट करते रहेंगे ये सारा सिलसिला जो हम पहले पीटीवी में देखते थे ना, और फिर हमने सबने भुला दिया तो आज हमने सोचा कि कुछ देर के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, तो आप हमें इस तरह से देखेंगे कि एक विंडो में आप हमें और इनको देखेंगे जो बातचीत हो रही है, जो भी हो रहा है, जो बोल रहा है, और दूसरी विंडो में आप उनको देखेंगे ऑल द टाइम थ्रू आउट दिस सेगमेंट। और आप कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपका कोई तजर्बा है किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि समाज से या गोयाई से महरूम हो, कैसे डील करते हैं लाइफ को, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी आ रहे हैं जी हमारी स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया आप लोगों को डिटेल में, ताकि कोई बात रहे ही ना। अब आप लोग बोलें मुकम्मल। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी कहानी हमारे सामने बयान करें कि कैसे आपको ख्याल आया कि ये एक इदारा जो कि सुनने और बोलने के से माजूर अफराद जो हैं उनके लिए बनाया जाए। बिल्कुल। सो अरहम और मैं एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। हमने एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एक्सपीरियंस किया था साथ। मेरा खुद का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से जिसमें काफ़ी सारे लोग डेफ हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स सुन नहीं सकते। अच्छा। और इशारे की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज मेरी मदर टंग है, मेरी मादरी ज़बान है। पहली दोनों पेरेंट्स माई मम एंड माई डैड दोनों। और पूरी ज़िंदगी बचपन ही से मैंने इशारे की ज़बान में बातचीत की है। एंड ग्रोइंग अप उनके साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उनकी बात को इतने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें नहीं मालूम। और आम आदमी जब हमें बाहर देखते थे सोसाइटी में, हम अम्मी अब्बू से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमेशा लोग बहुत घूर के देखते थे कि ये क्या हो रहा है और ये लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। लोग ये भी कहते थे कि आपके पेरेंट्स इस तरह से क्यों हैं और आप उनको फिक्स करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते। एंड एज अ चाइल्ड ये बहुत एक मुश्किल चीज़ थी टू हियर, बिकॉज घर के अंदर यू नो कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, डांट भी पिट रही है, काम भी कराए जा रहे हैं, एक पूरी नॉर्मल जिंदगी है। खामोश डांट है, लेकिन है डांट तो ज़ाहिर है अम्मा ने डांटना है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। उन्होंने हमें बड़ा किया है, हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं, सो दे आर वे मोर नॉर्मल देन वी आर। सो जब मैं 19 ईयर्स की थी, आई वाज इन यूनिवर्सिटी के पहला साल, आई रियलाइज्ड कि यार अगर पाकिस्तान में कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन डेफ कम्युनिटी को सोसाइटी का इक्वल पार्ट बनाने के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए it doesn't mean कि मैं नहीं कर सकती। I couldn't take one step, and then I reached out to my friend अरहम, and हमने साथ मिलकर एक Facebook पेज शुरू किया। अच्छा। और Facebook पेज का नाम कनेक्ट हियर था और गोल था लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाना। अच्छा। हम छोटी छोटी वीडियोस इशारे की ज़बान में बनाते कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, थोड़ा थोड़ा सिखाते थे। और जब वो वीडियोज़ बनाना शुरू की, वी गॉट सो मच रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, और उससे रियलाइज़ हुआ कि इतने ढेर सारे डेफ लोग हैं पाकिस्तान जिन्हें ज़रूरत है। एंड इट्स नॉट जस्ट माई पेरेंट्स बट एवरीबडी एल्स। और हम इनका तो फैमिली में था, उनकी मोटिवेशन एक अलग थी। आपकी फैमिली में भी कोई था या आपकी मोटिवेशन वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स? नहीं, सो मेरी फैमिली में कोई डेफ नहीं है, बट उसमें ये था कि हम लोग जब एक्सचेंज प्रोग्राम से वापस आए थे तो बहुत ज़्यादा फोकस मेरा पर्सनल लेवल पे था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सोशल गुड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप और मैं एक फ़िज़िकल स्पेस में काम कर रहे हैं तो वो फिज़िकल स्पेस में जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लाखों करोड़ों लोगों को वही सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर व्हेन अजीमा केम टू मी, टॉक्ड अबाउट द आइडिया कि यार शी रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर डेफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस द कंट्री, तो फिर ये था कि यार हाउ कैन वी लेवरेज टेक्नोलॉजी कि हम लोग 1, 10, 20 लोगों के बजाय लाखों करोड़ों डेफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस पाकिस्तान उनकी मदद कर सकें। तो अब आप मुकम्मल तौर पर साइन लैंग्वेज जानती हैं? बिल्कुल। आप? मैं मुकम्मल तौर पर नहीं। और आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम है। मैसेंजर आप हैं बेसिकली, ठीक है। तो और जो रियाज साहब हैं, रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज कैसे हैं आप? ठीक है। I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कितने अरसे में सीखी जी ये? मैंने 8 महीने में साइन लैंग्वेज को मुकम्मल सीखा। अच्छा। और ये कैसे सीखी आपने?
तो फर्स्ट मेरी फ्रेंड थी जो कि साइकोलॉजी में मेरे साथ पढ़ती थी, उसने मुझे रिकमेंड करा. शी सेड डू यू नो साइन लैंग्वेज? आई वाज लाइक नो आई डोंट नो. तो शी सेड व्हाई डोंट यू गो टू कनेक्टेड एंड ट्राई लर्निंग दिस. तो मैंने कहा ठीक है. फर्स्ट टाइम मैं गया था तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा था, नर्वस था, बट स्लो डाउन व्हेन आई फेल्ट कि सोसाइटी में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, गैप है, जिसको हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम उस गैप को फिल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. तो कितने अरसे में? तो मैंने 8 महीने में मुकम्मल पूरा सीखा. अच्छा. और आपकी क्या थी सीखने की मोटिवेशन? मतलब यही कि मैं जब सोसाइटी को देखता हूँ आई फील लाइक कि हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे एज एन ह्यूमन आई थिंक इट्स आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन क्या दे रहे हैं. हाँ, तो वो कंट्रीब्यूट करना जो है वो सोसाइटी में, वो आपकी मोटिवेशन. अजीमा, ये अच्छा है कि आपके इदारे से लोग सीख भी सकते हैं. जो साइन लैंग्वेज है क्या वो यूनिवर्सली हर जगह एक ही जैसी है या कोई उसमें साइंस डिफरेंट भी हैं? ज़ाहिर है वो तो कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से होगा, लेकिन अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब आपके पेरेंट्स ने शायद आपस में तो बात की है साइन लैंग्वेज से, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने प्रॉपरली लर्न की थी वो साइन लैंग्वेज या नहीं, उनको बस एक्सपीरियंस के साथ वो आ गई. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुद भी उस पर काम नहीं करते, हालांकि वो डेफ हों या वो ना सुन सकें या ना बोल सकें. तो उनकी लैंग्वेज क्या यूनिवर्सली जो साइन लैंग्वेज है उससे डिफरेंट होती है? So I think for human communication एक तरीका होता है to connect and it's like a right and necessity. Deaf community all around the world before globalization जिस तरह से spoken languages बनी थी अपनी अपनी खुद से लोगों ने बनाई थी, इसी तरह हर मुल्क के लोगों ने अपनी खुद की साइन लैंग्वेज बनाई टू कम्युनिकेट विद वन डिफरेंट है फिर. यानी डिफरेंट है. पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज PSL इस्तेमाल करते हैं. ये क्रिकेट वाला नहीं है. हाँ, ये साइन लैंग्वेज PSL है. और अमेरिकन साइन लैंग्वेज इज डिफरेंट, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज इज डिफरेंट, कल्चर पे बेस्ड है. यानी पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज में इफ आई से विमेन या औरत तो उसका साइन इज लाइक दिस, ओके, क्योंकि नो स्पिन. इसी तरह से अगर हम मर्द कहेंगे तो क्या होगा? मुझे. बिल्कुल. सो ये है पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज में. सो ऑफ कोर्स हम भी आम तौर पे अपनी जिंदगी में इशारे या हाथ से खाना जाना. तो ये औरत और आदमी बाहर क्या होगा? गर्ल का साइन इज दिस आई थिंक बिकॉज ऑफ द जॉ लाइन, आई एम नॉट श्योर. और बॉय का इज लाइक दिस मे बी बिकॉज ऑफ द हैट. बॉय सबने अपने हमारा वाला ज्यादा अच्छा है भाई, हमारा वाला ज्यादा इजी है, कल्चर से रिलेट करते हैं. बिल्कुल. सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन साइन लैंग्वेज और हम पाकिस्तान में कनेक्टेड पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं. ठीक है, सही है. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है औरंगजेब साहब हैं जेलम से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी औरंगजेब साहब फरमाइए. जी और भाईजान मैंने गुजारिश करनी थी कि हमारे जिले में 2 बहन भाई हैं जी, वो आगे पढ़ना चाहते हैं. अच्छा. तो हाँ, इस हवाले से. अच्छा, और वो बोल सुन नहीं सकते हैं? जी 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 जी. ठीक है ठीक है, ओके ओके. क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और उनको ये प्रॉब्लम है? देयर आर डेफ स्कूल्स मौजूद हैं, शायद हर शहर में नहीं मौजूद, लेकिन डेफ लोगों के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद है. यानी वेबसाइट है जहाँ पर वो वीडियोस देखकर भी सीख सकते हैं. मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी इस बारे में मज़ीद जानना चाहता है कनेक्ट हियर के फेसबुक पेज पर एक मैसेज डाल दे कि ये हमारी कहानी है, हम ये करना चाहते हैं और वी आर रेडी टू सपोर्ट एवरी इंडिविजुअल दैट रीचेज आउट टू अस. एज अ सोशल एंटरप्राइज हम लोग बिजनेसेस के साथ तो काम करते हैं, बट हमारा फोकस इम्पैक्ट साइट पर डेफ इंडिविजुअल्स और उनकी फैमिली है. तो कोई भी हमें फेसबुक पर रीच आउट करेगा, वी विल बी देयर टू गाइड देम. तो आप लोगों की वो कौन कौन सी डोमेन्स हैं? एक तो हमें पता चला कि साइन लैंग्वेज आप सिखाते हैं. हाँ जी. दूसरी और किस तरह की हेल्प होती है जो आप लोग ऑफर करते हैं उन लोगों को जो कि बोल या सुन नहीं सकते? इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन एक कॉल के बाद देते हैं कि लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कनेक्ट होना चाहते हैं. कनेक्ट हेयर से शफीक साहब हैं जी फैसलाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी फरमाइए जी. अच्छा, ये ऐसे है कि मेरा बेटा है वो अपने थोड़ा सा सिंड्रोम टाइप है, कुछ थोड़ी बहुत ही बात समझा सकता है और कुछ वो अपने अजहार भी कर लेता है, लेकिन मुकम्मल नहीं, कोई बात पूरी रवानगी से नहीं बोल सकता. ठीक. जैसे पापा, अभी उसकी उम्र 22-23 साल हो गई है और सुनता कम है. अच्छा. और जोर से हमें उसको बुलाना पड़ता है. वो थोड़ा सा हड्डियां भी उसकी थोड़ी वीक है, तो उन चलता फिरता है, अपना सारा काम कर लेता है, लेकिन ये बोलने का उसकी एबिलिटी जो है कैसे इम्प्रूव हो सकती है, वैसा इस सिलसिले में ये प्रोग्राम हो रहा था मेरे पास. जी जी जरूर, बिल्कुल बिल्कुल. अब देखें ये लोगों का फैसलाबाद कैसे जो है वो ये इम्प्रूव कर सकते हैं साइन लैंग्वेज. हम एक्चुअली जुम्मे के दिन फैसलाबाद में हमने एक इवेंट किया था पूरी कम्युनिटी के लिए. आई एम वेरी हैप्पी कि कॉल भी आई है.
सबसे पहले तो ये है कि हमें पेरेंट्स को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, अगर बोलना लिमिटेड है तो क्या हम इशारे सीख कर कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे से, क्योंकि इजहार करने का हक हर किसी के पास है। बोलने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन हर सिटी के अंदर मौजूद है। अगेन मैं कहूँगी हमसे कनेक्ट करें और ये समझें कि आजकल पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। बिल्कुल। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना, जैसे मेरे पेरेंट्स भी काम करते थे, दे अर्न, दे रेज्ड अस, अपने बच्चों को ये हौसला देना कि आप कोई भी काम कर सकते हैं और उसके लिए हमें रीच आउट। लेकिन इनका बच्चा अगर तो 22 साल का है बेटा इनका, तो क्या वो लेटर ऑन स्पीच थेरेपी से या उस तरफ जा सकते हैं कि साइन भी हो और स्पीच थेरेपी भी हो, लेटर ऑन वो सीख सकता है इतनी लेट इन लाइफ? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एज जब आपकी बड़ी हो जाती है तो आपकी स्पीच भी थोड़ी, आप स्पीच कैचअप करने में या कोई भी स्किल कैचअप करने में ज़्यादा डिले और टाइम लेते हैं। इशारे की ज़बान और कम्युनिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो इशारे आप जल्दी सीख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पीच, ये हमने देखा है। बट केस टू केस ये चीज़ डिफर होती है, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप रीच आउट करें, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आपको गाइडेंस देंगे। डोमेन्स एक तो हमारी बात हो रही थी कि साइन लैंग्वेज की टीचिंग हो गई, बाकी ये है कि उस चीज़ की अवेयरनेस बिजनेसेस को देना कि वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और ऑफरिंग्स को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल किस तरह बना सकते हैं। हम उसकी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स भी करते हैं। वी डू दैट एट बैंक्स, वी डू दैट एट MNCs, वी डू दैट एट रिटेल स्टोर्स। हर किस्म के जो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली रीचिंग आउट टू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स एंड फिगरिंग आउट कि हम उनको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बेहतर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल कैसे कर सकते हैं। फिर जो मेजर चीज़ है दैट इज़ आवर एप्लीकेशन, जिसका हम लोग इनिशियली भी डिस्कस कर रहे थे। उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप किसी भी स्मार्टफोन पे, एंड्रॉयड हो, iOS हो, आपके पास डेस्कटॉप हो, आप उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद एक बटन टैप करके आप जो है विद इन अ मिनट और सो आप एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी डेफ पर्सन किसी इंटरव्यू के लिए आए, कोई डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए आए या कोई कोने की दुकान पे दूध डबल रोटी लेने जा रहे हैं, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स फाइनली बिकम एक्सेसिबल टू एनीवन। मतलब वो इंटरप्रेटर वहां पर मौजूद होगा हर वक्त। प्रिसाइज, एग्जैक्टली। और तो आप उससे कनेक्ट करें वीडियो पर, वो आपको बता देगा। बिल्कुल। और वो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन होगी, जिस तरीके से आज रियाज हमारे साथ हमारी स्पेस में बैठकर इंटरप्रेट कर रहे हैं फॉर ऑल द व्यूअर्स, उसी तरीके से एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसमें भी अब आपके पास अपना एक पर्सनल वर्चुअल इंटरप्रेटर अवेलेबल होगा। ये वर्चुअल इंटरप्रेटर होगा या कोई एक्चुअल जैसे रियाज वर्चुअली अवेलेबल होगा, बट एक्चुअल ह्यूमन इंटरप्रेटर। अब मेरे ख्याल में हम उसको AI बेस्ड भी कर सकते हैं अब तो। उस पर वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट एक चीज दैट वी रियली बिलीव इज कि ह्यूमन एलिमेंट आप इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि वो जो कनेक्शन है, वो जो एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरीके से आप ये चीज बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक AI नहीं कर सकता। बिलीव चैट GPT थोड़े दिन में तोड़ देगा। ये मेरी पर्टिकुलर फील्ड AI है और हम लोग 4-5 साल से इस चीज पर काम कर रहे हैं। वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। उसमें ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म कम्युनिकेशन को बेशक कम कर सकते हैं ताकि इंटरप्रेटर्स कैन फोकस ऑन मोर डिमांडिंग कॉन्वर्सेशंस, मोर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, बट ह्यूमन एलिमेंट जो है दैट आई कैन गारंटी यू पर्सनली आज ऑन लाइव टेलीविजन कि द ह्यूमन एलिमेंट इज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट इट कैन बी सपोर्टेड बाय द AI। उसका हमने एक अल्फा वर्जन भी बनाया है कि आप कंप्यूटर पर अगर साइन करें तो वो उसको टेक्स्ट और ऑडियो में ट्रांसलेट कर देता है। दैट वी हैव डन ऑन आवर ओन विद आवर टीम और उसको ग्रो करने के लिए नाउ वी आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो जैसे हमने बात की कि हम इदारों में लोगों को एक्सेसिबिलिटी दें और वो लोग जो कि डिसेबल्ड हैं वो वहाँ पर आके काम करें। अच्छा, अब उनसे कम्युनिकेट करने का एक तरीका तो ये है कि वो एप्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू हो या फिर सब लोगों ने सीखी हुई हो साइन लैंग्वेज, चले कम्युनिकेशन का मसला हल भी कर देते हैं। तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, लोगों को डर ये होता है कि इनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उससे कैसे डील कर सकते हैं और उनके लिए क्या कोई स्पेसिफिक जॉब वो यही कर लेंगे? ये लोगों के जहनों में है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक चीज़ करते हैं उसको रोल मैपिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कौन सी रोल कौन सी डिसेबिलिटी को परफेक्टली सूट करती है, और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा ये कहा जाता है पीपल विद डिसेबिलिटी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर जॉब्स। अगर हम डेफ पर्सन की बात करें तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते बिकॉज वो अपने काम पर फोकस्ड होते हैं। दे डोंट, एंड दिस इज अ वेरी कांस्टेंट फीडबैक जो हमारे कॉर्पोरेट्स हमें दे रहे होते हैं फॉर ऑल डिसेबिलिटीज। दे एक्चुअली रियली अप्रिशिएट कि उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग देयर ओन मनी रादर रिलाइंग ऑन चैरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशंस ओपन टू दिस? हमारे पास अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत
पुश आया है ऑन जॉब कोटाज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली. स्टेट बैंक की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, सो बैंक्स हैव टेकन इट सीरियसली. एंड नॉट ओनली के सिर्फ जॉब्स फिल किए जा रहे, सीट फिल किए जा रहे, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पार्टनर्स जो कि मीनिंगफुल जॉब और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम कर रहे हैं. अच्छा, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर तो ये सारे इकट्ठे ग्रुप में होते हैं, एक टीम है, मिसाल के तौर पे कोई एक सुपरवाइजर है एंड दैट पर्सन हैज बीन ट्रेन्ड कि वो इनसे अपनी लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में गुफ्तगू करे, तो सारे आपस में एक जैसी बात करते हैं, सब समझते हैं. लेकिन कोई एक अकेला बंदा जो कि डेफ हो या बोल ना सकता हो, वो किसी ऐसी टीम में जाए जहां पर औरों को नहीं समझ आ रही और वो समझा रहा है और बता रहा है. और ये बहुत जगहों पर मैंने कस्टमर्स के साथ देखा है कि वो ऑन द टेल तो मौजूद है, सारी पूरी टीम है, लेकिन जब वो गेस्ट से, उससे कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा है, कस्टमर उसको कह रहा है चीज बर्गर चाहिए, उसमें लेटस नहीं चाहिए, तो वो उसको कस्टमर तो नहीं समझा सक रहा. तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो घबरा नहीं जाते जो होते हैं कि आई थिंक इधर वही वाली बात हम लोग बेसिकली रिपीट करेंगे. दी एप्लीकेशन प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल ना, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना पूरे यूजर एक्सपीरियंस है वो इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपने एक बटन दबाना है, इंटरप्रेटर विद इन अ मिनट आपके पास हो जाएगा. तो जो भी आपने कम्युनिकेट करना है, वेदर यू आर अ डेफ पर्सन कम्युनिकेटिंग टू अ हियरिंग पर्सन और द अदर वे अराउंड, तो दैट कैन नाउ बी इजीली डन विद जस्ट अ टैप ऑफ अ बटन. एंड आई थिंक ये सवाल मेरे लिए बड़ा पर्सनल है, बिकॉज मेरी मामा ने बैंक में जॉब्स शुरू की थी 1980s में, एंड शी वाज द ओनली डेफ विमेन जो कि उस पूरे बिल्डिंग के अंदर और बैंक और पैसों और फाइनेंस की जॉब तो वैसे बड़ी सेंसिटिव है. आई एम श्योर लोग आके उनको ये कहते होंगे, मतलब डिस्ट्रस्ट तो नहीं, लेकिन लोगों का एक होता होगा कि भाई अब इनको मैं कैसे समझाऊं कि कितने जीरो आगे लगाने हैं, ये वो, तो भाई मुझे वो दे दे बंदा जो कि मेरी बात समझे. एंड शी रियली स्ट्रगल्ड टू प्रूव हर प्लेस. 33 years शी वर्कड विद इट, शी चेंज्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ माशाल्लाह ऑफ आवर एंटायर फैमिली. तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी बंदा है शायद वो घबरा रहा है, आप उनके बारे में सोचें, हमें रीच आउट करें, हमारे साथ मिलकर उनको सपोर्ट करें. एक और कॉलर है जी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. नदीम साहब है जी कनाडा से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी नदीम साहब फरमाइए. जी मुझे एक सवाल पूछना था. यहाँ अजीमा साहबा या जो इश्तियाक साहब से पूछना था, इन्होंने जो बताया कि साइन लैंग्वेज है ये पाकिस्तान की अलग है, तो क्या पाकिस्तान की साइन लैंग्वेज अगर आप सीखा जाए तो क्या ये किसी और कंट्री में यूज हो सकती है, मतलब इसको कुछ मुमासलत है या मुकम्मल तौर पे अलग है जी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सीख के बाहर जाके जॉब करे तो फिर क्या होगा? That's a very good question. तो आई थिंक अभी जिस तरह से हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करते हैं, इसी तरह से साइन लैंग्वेज के अंदर भी अमेरिकन साइन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया है, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस. पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज अगर आप सीखें और आप कनाडा जाएं, वहाँ पर कोई पाकिस्तानी डेफ डायस्पोरा है जो इशारे की ज़बान वही समझता है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. और ये हमने काफ़ी देखा है. हमारे पास एक कनेडियन हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई थी इंटरप्रिटेशन के लिए, बिकॉज वहाँ पर एक पाकिस्तानी डेफ विमेन गई थी अपने इशू के साथ, एंड उनके पास कोई इंटरप्रेटर नहीं था टू सपोर्ट. तो फिर उन्होंने हमें रीच आउट किया. सो आई फील बिकॉज हम इंटरनेट से इतना कनेक्ट हो गए कि अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं. हाउएवर साइन लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट, जिस तरह स्पोकन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट. तो उसके लिए फिर एक जैसे कुछ यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज या कॉमन साइन लैंग्वेज कुछ इस तरह की चीज हो तो मे बी हम बेसिक्स में तो होगी. आई एम श्योर कि पानी पीना है या कुछ इस किस्म की चीज तो होगी, लेकिन एक्सप्रेशन साइन लैंग्वेज में बहुत मैटर करते हैं. आप वो चीज सीख लेते हैं, बॉडी के जेस्चर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो चीज मतलब गुस्सा वगैरह एक ही जैसा है. अगर मैंने कहना है सुधर जाओ तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा? मुस्कुरा के ना कहना. मुस्कुरा के तो नहीं कहना, लेकिन इशारा क्या होगा भाई? इशारा आप रियाज से पूछे. रियाज हमें बताएं भाई. शिफा से मैंने कहना है सुधर जाओ. सुधर जाओ. सुधर कैसे? लाइक समझ जाओ बेसिकली. समझ जाओ. हाँ. बट अगेन लाइक योर एक्सप्रेशंस मैटर्स. लेकिन क्या ये फ्राउन होगा? अगर गुस्से में है तो फ्राउन होगा जी. यू हैव टू डाउन योर आईब्रोज एंड मेक इट ऑब्वियस कि आप थोड़ा रूडली उसे समझा रहे हैं कि समझ जाओ. अच्छा, जो स्कूलों में पढ़ाई होती है वो क्या सिलेबस सेम होता है? जो माजूर बच्चे हैं या डिफरेंट जो है चिल्ड्रन, उनके लिए क्या वो अलग सिलेबस है या वही वो मैट्रिक करते हैं और वो सारा सिलसिला सेम है? नहीं, हमारे डेफ स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है. उनका करिकुलम भी डिफरेंट होता है, लेकिन आजकल उसको बेहतर किया जा रहा है. उनका करिकुलम साइन लैंग्वेज में सिखाया जाए. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. उसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं उनको आती हो, बस उनको आती हो, बहुत जरूरी है. सालों साल ये चीज नहीं हुई, अब स्कूल में. लेकिन साइन लैंग्वेज में पढ़ने वाला बच्चा किसी से पीछे तो नहीं होता ना, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली स्लो और एनीथिंग. इट इज जस्ट अ कन्वर्सेशन जो कि पीछे शायद
रह अवनीत सकती है। बैंक की भी हाँ, हमारे कहानी पास डेफ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास डेफ लॉयर्स, मतलब दे आर फुली 100% केपेबल, सिर्फ वो एक कम्युनिकेट करने का एक बैरियर एग्जैक्टली, और आप उनकी बेस शुरू से बनाएं, दैट इज वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। आला। थैंक यू जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अदा करेंगे आप तीनों का कि आप लोग आए और आपने इतना ज़बरदस्त देखें ये प्रोजेक्ट शुरू किया, और अल्लाह ताला कामयाब करे आप रियाज लोगों को। अपने आप को एक मरतबा फिर थैंक यू कह दें आप। हाँ, थैंक यू। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। आप लोगों का भी शुक्रिया जी, थैंक यू जी। शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गजा के हवाले से कुछ बात करते हैं। गजा में 1.5 माह से जारी इजरायली बर्बरियत के बायस 15 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और जिसमें से 1/3 तादाद जो है वो बच्चों की है। 15,000 सॉरी, और 1/3 तादाद जो है वो बच्चों की है। शहरी आबादी पर ऐसी दरिंदगी की मिसाल हालिया तारीख में तो हमें नज़र नहीं आई। कम अज़ कम ये आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी भी खुली खिलाफ वर्जी है। लोग कहते हैं वॉर क्राइम्स की खिलाफ वर्जी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। किस किस तरीके से ये जंगी जराइम हो रहे हैं, और कौन से ऐसे कवानीन हैं जो कि इसराइल को लगाम डाल सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको लगाम डालने में अभी तक नाकाम रही हैं हमारी जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। इसराइल की जानिब से मुसलसल जंगी जराइम जारी हैं, हस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, सिविलियन जो सेटलमेंट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ताकतवर मगरबी ममालिक जो हैं और ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ इसराइल की हिमायत में भी कुछ खड़े हैं, और कुछ उनके खिलाफ अगर दो लबकुशाई भी कर लेते हैं तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ उवैस अनवर साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माहिर हैं, और इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आप बेसिकली ये सारे मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर हैं आप उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ डिस्कस होता है, उस पर काम होता है। इसराइल को क्यों कोई लगाम नहीं डाली जा सकी, हालांकि हमारे बड़े इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ मौजूद हैं, वेयर आर दीज थिंग्स फेलिंग? देखिए ये इंटरनेशनल रेल में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ का। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा कोई कोर्ट होता है, उसमें अगर कोई क्राइम कमिट कर ले और पुलिस उसको पेश कर दे, वो ये नहीं कह सकते कि मैं इस कोर्ट को नहीं मानता, ही इज़ कंपेल्ड टू डू इट। इंटरनेशनल रेल में क्योंकि सब स्टेट सॉवरन होते हैं तो दे हैव टू गिव जुरिसडिक्शन टू कोर्ट्स। तो जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया। अब इजराइल हैज़ नेवर गिवन जुरिसडिक्शन टू दिस कोर्ट्स, ठीक है, और ना ही इसको तो दिस इज उसके खिलाफ कोई फैसला आई भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अब इट कैन बी टेकन, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफर कर सकता है मैटर्स टू सर्टन कोर्ट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल, लेकिन वहाँ पे यूएस का वीटो, अब जो भी वीटोज आए हैं, अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो होता है। All the vetoes that have taken place in the history of the UN Security Council resolution, उसमें से 27% सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए। So over a quarter of all the vetoes that have taken place, US ने इजराइल को बचाने के लिए from any sort of consequences दिया। इसलिए ये impunity आ जाती है। इम्प्यूनिटी जैसे उनको किसी सज़ा से कोई डर नहीं है। इसलिए जो स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं, एमएलएक की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, आपने ओपन जेनोसाइड करने की, कि हम इनको कोई खाना नहीं देंगे, कोई पानी नहीं देंगे, बिजली बंद कर देंगे इनके ऊपर, ये जो है जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स। लेकिन ये सिर्फ वो मुल्क दे सकते हैं जिनको इम्प्यूनिटी हो या जिनको किसी सज़ा का डर ना हो। लेकिन तो जो सिस्टम है जिसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो फिर उनकी लेजिटिमेसी तो चलो ठीक है, बना दी मुल्कों ने एक चीज़ ये बना दी, लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती सज़ा तो दे ही नहीं सकते, ना कोई खुद आएगा उस कोर्ट के अंदर, तो ये इदारों का फिर कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो इसमें अब जो इश्यूज आ रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो एक आई थिंक पॉजिटिव है वो ये कि ये स्टेट को कोर्ट में नहीं लाता, ये इंडिविजुअल्स को लाता है। सो फॉर एग्जांपल बेंजामिन नेतन्याहू या जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं या जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है गैंट्स और इन सबको, इनको इंडिविजुअल क्रिमिनल लायबिलिटी के तौर पे दे कैन बी ब्रॉट इनटू द आईसीसी। नेतन्याहू को लाए हैं या प्यूटिन को पहले लाए हैं? सो ऑलरेडी अब जो इंटरेस्टिंग बात है, बिल्कुल जी, आईसीसी ने इमीडिएट जो उनका प्रोसिक्यूटर है करीम खान, ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीजन, वो रिसेंटली इलेक्ट हुए थे प्रोसिक्यूटर ऑफ द आईसीसी, वो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और
और कंडक्ट करते हैं। उन्होंने जब ये यूक्रेन वाला मामला हुआ तो उसमें इमीडिएटली वेरी क्विकली उन्होंने अरेस्ट वारंट फॉर पुतिन इशू कर दिया। अच्छा। तो जो भी ममालिक हैं जो आईसीसी को रिकग्नाइज करते हैं या जिनने रोम स्टैट्यूट जो आईसीसी का स्टैट्यूट होता है उस पर उन्होंने रेटिफाई किया है, दे आर नाउ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अरेस्ट पुतिन इफ ही इज इन देयर टेरिटरी। बिल्कुल। लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम गुजर गया है, we've seen a month and a half, 2 months almost, और यहाँ पे इसराइल की सिचुएशन में किसी लीडर के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो अब ये पुतिन साहब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी तो करते हैं ना, तो कोई क्यों नहीं पकड़ता उनको? Not every country is a signatory. जैसे पाकिस्तान, for example, पाकिस्तान, इंडिया, a number of other countries, we are not ICC. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी ऐसे मुल्क को दौरा ही नहीं किया? ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि sovereign countries जो हैं they can deny the ICC's application. That is what I am saying. कि वो डिनाई कर सकती हैं, तो फिर इस इदारे का क्या कोई ये तो नहीं कहेगा कि सर मुझे आप जो है वो बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बिल्कुल, कि आप मुझ पर मुकदमा चलाएं और मैं आ रहा हूँ? नहीं, एब्सोल्युटली। ये अगर इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, इवन एक्सपर्ट्स इन इंटरनेशनल लाइक माई सेल्फ, कि इंटरनेशनल लॉ हैज प्रूवन टू बी अ स्पेक्टेक्युलर फेलियर इन दिस करंट क्राइसिस। क्योंकि आपने ना इसराइल को किसी तरीके से यू लिमिटेड देयर एक्शंस, आपने सिविलियंस को नहीं बचा सके, तो इंटरनेशनल लॉ का फ़ायदा क्या है? इस पूरी सिचुएशन में फेलियर तो नज़र आता है, लेकिन जो कुछ आई थिंक सिल्वर लाइनिंग है इवन इन दिस टेरेबल सिचुएशन, वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ गिव्स यू द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिक। सो फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल लॉ अगर ना होती तो हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड ना होता, नस्ल कुशी जो है, अच्छा, उसका डेफिनेशन ही हमारे पास ना होता, तो हम कैसे क्रिटिसाइज करते इसराइल को? तो अब जेनोसाइड की डेफिनेशन जो है वो है क्या? अगर हमारे थोड़ा सा जेनोसाइड की डेफिनेशन एसेंशियली ये है कि किसी कौम पे, किसी पॉलिटिकल ग्रुप पे, एथनिक ग्रुप पे, रिलीजियस ग्रुप पे या पॉलिटिकल ग्रुप पे अटैक करना टू डिस्ट्रॉय देम इन होल और इन पार्ट, अच्छा। उनकी डिस्ट्रक्शन। अब इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे होती है? आप डायरेक्टली यू कैन किल देम, कत्ल कर सकते हैं, या आप फॉर एग्जांपल मैस स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, या आप उस एरिया से उनको निकाल के और ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें जहाँ पे उनकी एग्जैक्टली जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड खत्म करना, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें खत्म करना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी इजराइल डूइंग। और क्या ये सारी चीजें वॉर क्राइम्स में भी फॉल करती हैं या वॉर क्राइम इससे ज्यादा ब्रॉडर है? नहीं जी, सो जेनोसाइड इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्राइम। ठीक है। ये इंटेंट होगी तो फिर वो क्राइम होगा। वॉर क्राइम्स बड़ा एक ब्रॉड वो है। वॉर क्राइम्स एसेंशली वो होते हैं कि जिनीवा कन्वेंशंस जो हैं, आपने सुना होगा, दीज आर द लॉज जो जंग के कवानीन जिसे हम कहते हैं, एंड दे रेगुलेट वॉर। आप वेपन्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, टैक्टिक्स कौन से यूज़ कर सकते हैं जंग में, उनको रेगुलेट करने के लिए जिनीवा कन्वेंशंस और हेग रेगुलेशंस हमारे पास हैं, ये इंटरनेशनल लॉज। इनकी ग्रेव वायलेशन, ग्रेव ब्रीचेस ऑफ द जिनीवा कन्वेंशंस को हम वॉर क्राइम्स कहते हैं। तो इसराइल ने कौन कौन सी की हैं अभी पिछले कुछ दिनों में? इसमें कोई वो नहीं। अब सिविलियन टारगेट जो है, एक प्रिंसिपल है डिस्टिंक्शन का, कि जब भी आप कोई अटैक करें आप सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे अटैक कर सकते हैं, और सिविलियंस पे डायरेक्ट अटैक बिल्कुल ममनू है। राइट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अस्पतालों पे अटैक हो रहे हैं, घरों पे लोगों के अटैक्स हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस पे अटैक हो रही हैं, जो क्लियरली सिविलियन ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे कतन किसी किस्म का अटैक नहीं हो सकता। तो ये एक इशू है। दूसरा हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनैलिटी होता है, कि जब भी आप एक अटैक कर रहे हो और उस पर आपको ये शक हो या खतरा हो कि सिविलियंस भी मर सकते हैं, तो आपने वे करना होता है कि द सिविलियन डेथ्स और द सिविलियन कैजुअलिटीज मस्ट नॉट बी एक्सेसिव in relation to the military advantage gained. Okay. अब इसका एग्जांपल देता हूँ। एक मिलिट्री बेस है, उस पर मैं अटैक कर रहा हूँ, उसमें टैंक्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, सोल्जर्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने से फ़ायदा काफ़ी होगा। उसके साथ एक घर है जिसमें 4 सिविलियंस हैं, तो अब मैं वे करता हूँ, तो एज अ कमांडर आई वुड से कि ये दिस इज कोलैटरल डैमेज में 4 वो फॉर सच अ बिग एडवांटेज इज जस्टिफाइड। इसराइल के अगर आप देखें कुछ अटैक्स जो हैं, जैसे जबलिया रेफ्यूजी कैंप में जो अटैक था, बिल्कुल उसमें 2000 पाउंड का बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किया। 2000 पाउंड बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड देयर। उसमें सिविलियंस ओवर 100 पीपल वर किल्ड, सिविलियंस वर किल्ड, और उसमें कमांडर, एक हमास कमांडर को उन्हें मेनली टारगेट करना था। तो अब ये 1 कमांडर वर्सेस 100 सिविलियंस, नाउ इज दिस अ प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन? ये दिस नो कमांडर कैन जो मुल्क जैसे अमेरिका के जो के हथियार फराहम करते हैं इसराइल को, उनको नहीं रोका जा सकता किसी तरीके से? अभी जी अटेम्प्ट्स की जा रही हैं इन मुल्कों में कि जो इनकी लीडरशिप, खासकर यूके में, कि जो लीडरशिप है जो सपोर्ट कर रही है इसराइल को, या जो वेपन्स फराहम कर रही है, या जो इवन डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट दे रही है, जैसे वोट कर रही है उनके फेवर में, फ्रांस हो गया, बेशुमार मुल्क हो गया, ठीक, या सीज फायर के लिए कॉल नहीं करे, उनको द लीडरशिप शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वॉर क्राइम्स एज वेल।
बिकॉज वो एड एंड अबेट कर रहे हैं इन दैट सेंस। अब ये देखना होगा कि यूके कोर्ट्स कैसे इसको वो कर रही हैं। ऑलरेडी जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है लंदन की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लिया ऑन वॉर क्राइम्स, ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ द यूके। सो बिल्कुल ये भी शुरू कर लिए, बट इसके ये देखना होगा अब इसराइल के जो बहुत से सिटीजन्स हैं वो ड्यूल नेशनल्स हैं, दे लिव इन अदर कंट्रीज एंड दे कम बैक। सो यूएस से बहुत से लोग हैं जो आ रहे हैं टू फाइट फॉर द आईडीएफ, यूके से बहुत से सोल्जर्स आ रहे हैं हु आर फाइटिंग फॉर द आईडीएफ, तो उनका भी देखना है आर दे इन्वॉल्व्ड इन वॉर क्राइम्स व्हेन दे गो बैक। तो वही सिचुएशन होगी जैसे आईसिस के आपने देखा होगा, यूके से फाइटर्स गए थे और उनकी, बट नाउ विल दे अप्लाई द सेम रूल्स देयर, क्योंकि यहाँ पे भी वही उसी किस्म के मजालिम हो रहे हैं जो बिल्कुल सही है। अच्छा, जो हथियार इस्तेमाल करने होते हैं उसके हवाले से कानून क्या कहते हैं? क्योंकि हम फास्फोरस बॉम्ब्स की बात सुनते हैं कि ये फास्फोरस बॉम्ब जो है वो आपकी हड्डियों तक उसका जो है इम्पैक्ट है वो चला जाता है, तो ये इस्तेमाल करना क्या ये भी ममनू है? एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कानून जंग की जो एक बड़ी एसेंशियल पिलर है वो है यू कैन नॉट कॉज अननेसेसरी हार्म एंड सफरिंग, and no weapon that causes unnecessary harm and suffering is permitted। तो ये एक जनरल प्रोहिबिशन, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह, क्लस्टर बॉम्ब्स हो गए, इस किस्म की चीजें जो आपके एंटी पर्सनल माइंस हो गए, तो इन पे क्लियर कट प्रोहिबिशंस हैं और इस पे ट्रीटीज भी अलग से वो हुई हैं। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल वेपन्स, ठीक है, उन पे भी कंप्लीट पाबंदी है। बायोलॉजिकल वेपन्स, वायरस क्रिएट करना, ये वो इस किस्म की चीजें जो हैं दोज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ में व्हाइट फास्फोरस इज अगेन वन ऑफ दोज प्रोहिबिटेड वेपन्स जो यूज किया जाता है। सही है। और अब इसराइल के खिलाफ हो क्या रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में? तो अभी जी चल रही हैं। बिल्कुल जी, तो इंटरनेशनल आईसीसी में जो करीम खान है प्रोसिक्यूटर, ही इन्वेस्टिगेशन तो इन पे 3 साल से चल रहा है, अभी तक ऐसा कोई नताइज नहीं है। अब ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। वो ऑन द इन्विटेशन ऑफ द इजरायलीज अभी इसराइल में थे चंद दिन पहले, वहाँ पे उन्होंने अपनी वो शुरू की, लेकिन गाजा से और जो पैलेस्टीनियन विक्टिम्स हैं उनके साथ कोई खास मुलाकातें इनकी नहीं हुई। तो वो जो एविडेंस कलेक्ट करना है, जो एक्चुअल एविडेंस है, उस पर इतना प्रोग्रेस नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं ये सोच रही थी कि इसराइल कहेगा कि भाई हमने सिविलियन सेटलमेंट्स को इसलिए टारगेट किया कि वहाँ पे एक घर में कितने 1000 टन उन्होंने बारूद रखा हुआ था या जो भी है, कोई वेपन्स रखे थे और वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, तो वी वो बेसिकली टारगेटिंग दैट हाउस या दैट बेसमेंट या जो भी है, तो उसके साथ जो भी कोलैटरल हो गया, वो जो आपकी कोलैटरल वाली बात थी, तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं? और फिर बाइसेस भी होंगी जाहिर है, इफ दोस कंट्रीज एंड देयर लीडर्स आर ऑलरेडी सपोर्टिंग इजराइल, तो फिर वी नो कि व्हाट माइंडसेट इज कमिंग एट प्ले, कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं उनको भी एक प्रेशर होगा कि भाई इसमें से कुछ ना निकले। इसमें यही इशू देखना है कि इजरायली इंटेलिजेंस जो है वो हमने देखा कि अक्टूबर 7 को बहुत स्पेक्टेकुलरली फेल हुई है कि दे कुडंट असेस के अटैक हुआ है। सेकेंडली, अभी जो अटैक्स हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, वो फॉल्स निकला। उन्होंने कहा कि हमने एम्बुलेंस पे उन्होंने अटैक किया, उसमें सिविलियंस थे, कोई वेपन्स कुछ भी नहीं था। तो ये बार बार जो फेलियर्स आ रहे हैं, देन वन हैज़ टू असेस कि जो आपने पता नहीं 20,000 टन ये बॉम्ब्स गिराए हैं, ये किस पे गिराए हैं? आई मीन आपकी अगर इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड इतनी वीक है, सो देन हु आर यू एक्चुअली टारगेटिंग, राइट? तो ये अगेन एक वॉर क्राइम हो जाता है कि अगर आपके पास आप श्योर नहीं है कि जो जिस टारगेट पे शक की बुनियाद पे आप नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ लेवल ऑफ श्योरिटी उसको अटैक करें। दूसरी जो चीज़ आई थिंक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसराइल के पास पैलेस्टीनियन रजिस्ट्री का पूरा इंफॉर्मेशन है। दे नो कि हर घर में कितने अफराद रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, दे नो कि हमास के इंडिविजुअल्स कहाँ कहाँ रहते हैं, सब इंफॉर्मेशन उनके पास है। फिर भी इसराइल जो है नोज कि हम जितने सिविलियंस मारे हर अटैक में, उनको पता होता है, एंड येट दे स्टिल टेक दोज डिसीजंस। क्या इससे पहले कभी इसराइल को किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत उसका ट्रायल किया गया है, किसी इंडिविजुअल का, किसी कंट्री का? कोई चीज़ पहले ऐसी हुई, हम मिसाल देखें, कह सकें कि देखो पहले ऐसा हुआ था तो अब भी कुछ हो सकता है? नहीं जी, इसमें सबसे पहले जो ऑब्लिगेशन होती है वो अपने स्टेट पे ही होती है। इसराइल के अंदर कुछ बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे सोल्जर्स और इन लोगों को ट्राई किया गया, एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है। जिस लेवल की बर्बरियत और जिस लेवल की ये अट्रॉसिटीज़ कमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोटेस्ट कर रहे हो पैलेस्टीनियंस, ठीक है, तो उसमें ये इनकी एक वो होती है कि नी कैप करना, कि नीज पे वो उनके स्नाइपर्स मारते थे, ठीक है, और बेशुमार फ़लस्तीनी हु हैव लॉस्ट लेग्स, मेम्ड वो हुए। अभी अगर आप देखें बच्चों को डायरेक्टली टारगेट वो करते हैं। दूसरा इनका ये है कि इनका मिलिट्री सिस्टम जो है उसमें मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स होती हैं बच्चों के, ठीक है, तो वो कैप्चर कर देते हैं दहशतगर्दी के लिए बच्चों को, ख़वातीन को, इन लोग कर देते हैं एंड इनको 8-8 साल की सजाएं हो जाती हैं। अभी जो रिलीज़ हो रही है प्रिजनर एक्सचेंज में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लोग यंग पीपल हु वर वेरी यंग व्हेन दे वर कैप्चर्ड, उनको वो किया गया। इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे किसी किस्म की ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे ज़्यादा
ज़्यादा जो हुई है वो शायद यूएस ने 1-2 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस परमिट कर दियो, वीटो ना किया, बट अदर देन दैट कोई एक्शन। कीपिंग इन व्यू द पास्ट, क्या हम आगे कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका है कि जिसको रोका जा सके? फॉर एग्जांपल मे बी जेनोसाइड कन्वेंशन को आप वो क्या वो करें, कुछ करें? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक राइट नाउ अभी इंटरनेशनल सिस्टम के लिए ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। अभी अगर हम फेल हो गए तो देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ। जेनोसाइड कन्वेंशन कहता क्या है? जेनोसाइड कन्वेंशन ये आपको डेफिनेशन देता है जेनोसाइड, अच्छा, और बेसिकली क्लियर कट पाबंदी लगाता है। जेनोसाइड कन्वेंशन हैज बीन रैटिफाइड बाय इजराइल, इट कैन नॉट कंडक्ट दीज थिंग्स। और अगर ना भी रेटिफाई किया होता, हमारे पास एक चीज़ होती है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जो हर मुल्क पे लागू होती है। इंडिया पे भी होती है, इंडिया पे भी, हर मुल्कों पे। और क्योंकि कश्मीर में भी हम ये चीज़ देखते हैं, तो दैट इज अ सिमिलर केस। एक्सीलेंट पॉइंट। इजरायली प्लेबुक जो है वो हम देख रहे हैं बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इन कश्मीर, कि जो ये सेटलमेंट्स बनाना, नाउ दे थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग सेटलमेंट्स। इजराइल जो है, जो फ्रीडम फाइटर्स, ये जो फलस्तीनी है, उनकी बॉडीज रिटर्न नहीं करते, जो वो मार देते हैं, ठीक है, शहीद कर देते हैं। तो वो इजराइल, इंडिया इज डूइंग द सेम। घर डिमोलिश करना, आपने वो देखा होगा, ठीक है, वो भी एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है। एंड नॉट जस्ट इन कश्मीर, मुसलमानों के घर इन अदर प्लेसेस एज वेल इन इंडिया आर बीइंग डिमोलिश्ड। तो इंडिया भी एक छोटा सा, मतलब बड़ा सा इसराइल कह सकते हैं, माइंडसेट के हिसाब से वही चीज़ है, रकबे के लिहाज से बड़ा। बिल्कुल सही है। और फाइनली एक चीज़ के जो सीज फायर लॉज हैं वो क्या कहते हैं? क्योंकि हमने सीज फायर वायलेशंस भी इन सारी जगहों में देखी हैं, कश्मीर में भी देखी हैं, पाकिस्तान और हम एक अग्रीमेंट तक पहुंचते हैं इंडिया के भाई नहीं करेंगे, फिर वहाँ से गोलियां फायर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो हाइट पे होते हैं अक्सर कुछ जगहों पर, लीपा वैली वगैरह में। और इसी तरह हमने इसराइल में भी सुना है कि भाई वहाँ से फायर खोल दिया था, डायरेक्टली वो बॉम्ब नहीं फेंके लेकिन फायर हो गया था और कुछ लोग जख्मी हुए। सीज फायर एसेंशियली एक पॉलिटिकल डिसीजन होती है दो पार्टीज के दरमियान कि यू नो हम और वायलेंस नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे या हम परमानेंट ब्रेक लेंगे। वो गवर्न भी फिर पॉलिटिकल इशूज से होता है, राइट? तो अगर किसी ने वायलेट, एक मुल्क ने वायलेट किया तो दूसरे मुल्क के पास भी ये ऑप्शन होती है कि वो वायलेट कर सके, राइट मिल जाती है रिप्राइजल की, है जो काउंटर मेजर की। अगर ये इसको ट्रीटी में लाया जाए, सीज फायर ट्रीटी बन जाए, यू नो, जिसमें पीस ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, उसमें उसकी फिर वायलेशन के फिर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड यू कैन टेक इट टू द ICJ अगर उसमें ये ऑप्शन हो, या आप यू नो मुख्तलिफ किस्म के जो काउंटर एक्शंस हैं। ICJ में तो हमारा सर अपना एक अलग मामला अटका हुआ है, उस पर आपका एक अलग सेशन लगाएंगे हम। ICJ तो आप तो खैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, और आपका तो इदारा भी सारा जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप वो डॉक्टर हैं जो पेशेंट को मरते हुए देख रहा है और वो ये नहीं कह सकता कि बस ये जा रहा है तो वो उसको ये कहना पड़ता है दुआ करें, दुआ करें। आप वो वाले डॉक्टर हैं सर, क्योंकि ज़ाहिर है आपको हर चीज़ पता है कि कानून में भी क्या हो रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू बी एन इंटरनेशनल लॉयर दिस डेज। बिल्कुल, लेकिन दुआएं भी उसी वक्त असर करती हैं जब आप दवा कर रहे होते हैं। दवा भी कई जगहों पर नहीं हो रही है, इसराइल के हवाले से उतरते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो बदर वाली फिजा भी तो पैदा करनी पड़ती है ना, तो वो फिजा ही नहीं है तो फिर कहाँ से फरिश्ते उतरेंगे और सारी चीज़ें होंगी। थैंक यू अवैस अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अवैस अनवर डायरेक्टर रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमारे साथ थे, और बात हो रही थी इसराइल और आखिर में थोड़ी सी इंडिया पे भी, लेकिन ICJ वाला सेशन हम इनके साथ दोबारा लगाएंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ सियासत की तरफ रुख करते हैं, और सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर है सवालात थे जो कि सबके सामने हैं, कुछ केसेस की बात हो रही है, कुछ जो है वो इत्तेहाद बनने और टूटने की बात हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने सारे मामला जो हैं ये हो रहे हैं, मगर इनका कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम बात करेंगे जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, एनालिस्ट हमारे सीनियर, और उनसे हम जानेंगे कि सियासी मामलात में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वैस? बहुत सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो नून लीग से अगर हम शुरू करें, ये क्या आपस में फड्डा पड़ा हुआ है इनका? महंगाई लीग, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो साहब ने इनका नाम रखा, तो दानियाल अजीज साहब ने तो आके इल्जाम लगा दिए, वो भी एहसान इकबाल साहब पे। हाँ, उनको शोकॉज मिल गया। बिल्कुल, ये क्या फड्डा हो रहा है? इसमें टिकटों की तकसीम पे भी इनका कोई फड्डा है? क्या मामला चल रहे हैं नून लीग के? असल में जो दानियाल और एहसन इकबाल का हल्का है नारोवाल और शकरगढ़, दे आर एडजेसेंट टाउन्स। तो एक बीच में MPA का हल्का ऐसा है जो 40% दानियाल के हल्के में है और 60% एहसन इकबाल साहब के हल्के में है। तो ये MPA जो है ये ओवरलैप करता है दोनों MNAs की नीति।
एहसन इकबाल साहब ने वहाँ से अपने बेटे को टिकट अप्लाई करवाया क्योंकि उनका गांव उस एमपीए के हल्के में आता है। दानियाल अजीज वहाँ अपने बंदे को टिकट दिलवाना चाहती हैं। उनका ख्याल है कि अगर वहाँ शकरगढ़ के इलाके से टिकट दिया जाएगा तो उनका 40% हल्का कवर होता है। एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ है कि अगर उनके बंदे को टिकट दिया जाएगा तो उनका 60% हिस्सा कवर होता है। तो चूंकि ये एमपीए ओवरलैप कर रहा है बिटवीन दानियाल और एहसन इकबाल और ये दोनों बैठ के सेटल नहीं कर सके, तो फिर लड़ाई आपकी मीडिया पे आ गई और उन्होंने एहसन इकबाल पर महंगाई लीग वाला हमला कर दिया। एहसन इकबाल साहब ने एज सेक्रेटरी जनरल उन्हें शोकाज दिला दिया, लेकिन फड्डा बीच में वो एमएनए की एमपीए की एक सीट का है जिसमें दोनों अपने अपने उम्मीदवारान को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो सर दानियाल अजीज साहब का मरियम औरंगजेब साहिबा से क्या फड्डा है, क्योंकि उन पे भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। असल में वो पूरी पार्टी से ही नाराज हो गए क्योंकि पार्टी सारी एहसन इकबाल साहब के साथ खड़ी है और उनके कैंडिडेट को रिकमेंड नहीं कर रही है। उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था पार्टी में। वो समझते हैं कि उन्होंने भी नाअहली काटी है, उनकी भी कुर्बानियां हैं और एहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, सेकंड इन कमांड हैं, तो पार्टी सारी एहसन इकबाल साहब के साथ खड़ी है। वो तनहा है इस मामले में। वो जो तन्हाई है वो फ्रस्ट्रेट कर रही है उन्हें। फिर एक और इशू भी है कि नारोवाल में बहुत काम हुआ है। उसमें फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया क्या? नहीं, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ये अब आपका एंगल है कि उन्होंने, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने शोकाज के जवाब में माफी ना मांगी तो दानियाल का अपना टिकट कैंसिल हो जाएगा। अगर उन्होंने शोकाज जो उन्हें मिला है इसके जवाब में माफी ना मांगी तो दानियाल साहब का अपना टिकट भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने पीटीआई वालों ने तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट किया था और जो इनकी तरफ आए थे उनको मिल रही है फिर टिकट शिकट, या वो उनको भी झंडी दिखा दी? राजा रियाज वगैरह साहब और नहीं, राजा रियाज का टिकट तो पक्का है कि राजा रियाज ने तो लंदन मुलाकात की नवाज शरीफ से, और जो काफ लीग के सालिक और शाफे और तारिक बशीर चीमा के टिकट भी पक्के हैं। तो सबको मिल रही है। कोई एक आध एक्सेप्शन किसी हल्के का हो सकता है। एक तलाल चौई साहब वाले हल्के का बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ शेर वसीर साहब आए थे और तलाल चौई साहब का भी मौक़िफ़ है कि मैंने तो नाअहली काटी है और मैं हूँ, तो वो एक हल्के का इशू है कि वो वहाँ तलाल चौई साहब को दी जाए या शेर वसीर साहब को दी जाए, उस पर पार्टी बहुत डिस्प्यूट है। इसी तरह जेहलम में फ़रूख को टिकट मिलना है या बिलाल कियानी को मिलना है, ये एक डिस्प्यूट है। ये दो तीन डिस्प्यूट्स हैं, बाकी सबका टिकट तो है क्योंकि बिलाल कियानी ने भी बहुत सर्व किया है पार्टी को और फ़रूख इस तरफ आए थे। तो वहाँ क्या फ़रूख साथ वाले हल्के में शिफ्ट हो जाएंगे और बिलाल कियानी इधर आ जाएंगे? ये सीट एडजस्टमेंट उनके साथ होनी है। ये अब पार्लियामानी बोर्ड्स के इजलास में इन चीज़ों का सलूशन निकाला जाएगा कि किसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। सही है। और जी और अच्छा, और मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछना चाह रही थी कि बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब और जो उनके दरमियान ज़रा नाराज़गियों के चर्चे हुए और फिर वो दोनों ने सॉर्ट आउट भी एक तरह से किए, लोगों ने सामने आके दोनों ने बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनकी पार्टी भी सारी शुरू हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है और वो तो बाप हैं और वो बेटे के बारे में कह सकता है कि इनको ट्रेनिंग चाहिए या वगैरह वगैरह। तो उधर आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी में? क्योंकि अगर उनके बेटे को अभी ट्रेनिंग चाहिए तो उसको घर बैठा के ट्रेनिंग कराएं। वो ट्रेनिंग उन्होंने उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाकर करानी है। एक अनट्रेंड वज़ीर आज़म का पहले हम हाल देख चुके हैं, दूसरा अनट्रेंड भी बना दें। अगर जरदारी साहब के ख्याल में अभी उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो ना तजर्बाकार हैं तो फिर जरदारी साहब तो खुद ही बिलावल के कैंडिडेचर को नेगेट कर रहे हैं। फिर इस लिहाज से तो मुझे ये समझ आती है कि पीपल्स पार्टी में वज़ीर आज़म का कैंडिडेट आसिफ जरदारी खुद हैं। जब वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा तो अभी अनट्रेंड है, अभी वो इस काबिल नहीं है कि मुल्क की भाग दौड़ संभाल सके, तो फिर वो खुद इस काबिल हैं। क्योंकि आप खुद ही ये कही जाए कि हमारा जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है वो बड़ा अनट्रेंड है, ना तजर्बाकार है, अभी उसमें फ़हम फरासत अक्ल दानिश की कमी है और वो बचगाना बातें करता है, और फिर आप हमसे ये भी कहें कि हम उसको वो वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क की कमान दे दें, तो ये दो बातें समझ नहीं आती हैं। आपको आती हैं? तो सर हम तो अनट्रेंड लोगों की तरफ जो है वो ही हमारा झुकाव रहा है। हमने बुज़दार साहब को भी ऐसे ही मुसल्लत होते देखा, और अगर ज़्यादा माजी में चले जाएं तो ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को किस तरह उठा के सिलेक्ट किया था, ये आप बताएं मुझे।
पहले तो वजीर खजाना बनाया था और वो उन्होंने पंजाब का बतौर वजीर खजाना एक काम कैसे वो उस वक्त उनकी ट्रेनिंग क्या थी, थोड़ा ये बताएं। देखिए आप प्रोसेस, लेकिन वो तो बिलावल भी वजीर खारजा भी बने। लेकिन बिलावल के बारे में तो उनके वालिद कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना। नवाज शरीफ के बारे में उस वक्त उन लोगों की राय थी कि इसने सीख लिया है, बन जाना चाहिए। वो बिलावल के बारे में यहाँ तो जरदारी साहब कहें कि पूरी तरह तैयार है मुल्क की बागडोर संभालने के लिए एंड ही इज फिट टू राइट द शो। वो तो जरदारी साहब को सबसे पहले कहना है, मुझे और आपको तो उनकी तायीद करनी है। अगर वो ही ये कहेंगे कि ही इज नॉट फिट टू राइट द शो, लेकिन तो मैं और आप कही जाए कि नहीं जरदारी साहब झूठ बोल रहे हैं, तो हम कौन होते हैं बिलावल के वालिद को झूठा कहने वाले? ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो जरदारी साहब को मानेंगे, अब्बू ही जानते हैं। सही बात है, बेटे का हाल तो अब्बू जानते हैं। नहीं, लेकिन मैं वो उसकी तरफ मैं आपकी जरा थोड़ा सा मैं चाह रहा था जरा इलेबोरेट करें थोड़ा सा कि क्या नवाज शरीफ साहब को जब सिलेक्ट किया था ज़ियाउल हक साहब ने, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग क्या थी, बैकग्राउंड क्या था? वो तो क्रिकेट ग्राउंड से बस उठा लिया मेरे ख्याल में। तो नहीं सीधा वजीर आला तो नहीं बनाया बुजदार की तरह, ऐसे ना कहें। पहले वजीर खजाना बने, फाइनेंस मिनिस्टर सर, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए तो सियासत का खजाना सर सबसे अहम चीज है। हाँ, तो उस वक्त पहला उन्होंने बतौर वजीर खजाना पंजाब का सूबा का खजाना चलाया, उसके बाद वो वजीर आला बने। कोई सीधे घर से आके उस्मान बुजदार की तरह वजीर आला नहीं बन गए। मतलब वजारत खजाना के लिए भी तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना सर। ये घर से लाके चेयरमैन बनाना, एकदम दूसरी पार्टी से लाके एकदम वजीर आला बनाना, ये तो हमने सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही देखा है। नहीं, लेकिन सर उनको भी ये तो एहसास हो रहा था कि उनका वजीर खजाना नहीं चल रहा, तो उन्होंने तो असद उमर जैसे बंदे को भी हटा दिया, जब जिसके बारे में हमेशा से वो प्रचार करते रहे कि भाई वो बनेगा हमारा शैडो मिनिस्टर है एक तरह से फाइनेंस का और वही बनेगा। तो वो तो खजाना तो कोई आम मामूली चीज तो नहीं है, पाकिस्तान का तो मसला ही सारा खजाने का है। फिर उसके बाद उनके पास पूरी पार्टी में कोई वजीर खजाना नहीं था 22 साल की जद्दोजहद के बाद, और उन्हें पीपल्स पार्टी से वजीर खजाना इंपोर्ट करना पड़ा। और फिर उसके के बाद भी उनके पास अपनी पूरी पार्टी में एक वजीर खजाना हमाद आज़ार लाए जो 8 दिन में बोल्ड हो गया, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी से ही शौकत तरीन को लाना पड़ा, जैसे अब पीपल्स पार्टी से चेयरमैन लाना पड़ा। तो उन्होंने तो हमेशा लोग पीपल्स पार्टी से मुस्तार लेके ही पार्टी चलाई है, चाहे खजाना हो चाहे चेयरमैन हो। अभी भी जो सर्वेज आ रहे हैं वो क्यों इतना ज्यादा पीटीआई को लोग फेवर कर रहे हैं? सब कुछ तो देख लिया भाई, 9 मई भी इन्हीं लोगों ने किया, सारी गड़बड़ें इन्हीं लोगों ने की, चलाने का तरीका भी नहीं, सलीका भी नहीं, लोग भी नहीं, सब कुछ है, पर लोग नहीं मान रहे। पता नहीं ये आपकी राय है, मुझे तो अभी ये लगा कि इन्होंने चेयरमैन का इंतखाब एक ओपन ग्राउंड में रखा पेशावर में। पेशावर हाई कोर्ट से स्टे भी लिया कि हमें कोई तंग नहीं करेगा, वहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई कि चेयरमैन का इंतखाब है। तो इनका ख्याल था कि पूरा पेशावर आ जाएगा, 10-15 हज़ार लोग तो चेयरमैन के इंतखाब पे उसको खुश आमदेद कहने, उसको कंधों पे उठाने आ जाएंगे। खाली कुर्सियां थी, 200 लोग बमुश्किल हार पिलाने। मुझे नहीं समझ आई कि ये सर्वे कहाँ से आते हैं और खाली कुर्सियां कहाँ से आती हैं। दोनों का मैच मुझे नजर नहीं आ रहा। कम से कम चेयरमैन का इंतखाब था, लोग उसको वेलकम करने को लेकिन अब पार्टी के साथ होगा क्या वैसे? पेशावर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 10-15 हज़ार लोग तो आ जाने चाहिए थे। कहाँ है वो सर्वे वाले लोग? ये ट्विटर पे ही है, मुझे लगता है कि पब्लिक में ग्राउंड पे मौजूद नहीं। अच्छा, वो तो खैर ट्विटर पे तो आईपीपी वाले भी बड़े हैं, वो भी बड़े तेज चल रहे हैं, जैसे वजीर आजम तो उनका आना है। लेकिन वैसे पीटीआई के हवाले से ये बताएं मुज़म्मिल साहब कि इतना आपका तजर्बा है और ज़ाहिर है पिछले बड़े अरसे से बड़ी गहरी सियासत देख रहे हैं, क्या आपको लगता है पीटीआई के साथ होने क्या वाला है अब आगे? क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून आइन के मुताबिक साफ शफाफ कराएं और बल्ले का निशान ले लें। कम से कम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो धांधली ना करें। जो पीटीआई का कानून और आइन कहता है, वोटर लिस्ट दें, मतलब ऐलान करें कि सुबह 9 बजे कागज जमा होंगे, 11 बजे तक कागज जमा होंगे, 12 बजे स्क्रूटनी होगी, 3 बजे फिर पोलिंग शुरू होगी। 3 बजे जाके ऐलान करें कि देखें जी किसी का कागज नहीं आए, हमने इंतजार किया 3 घंटे 15। लेकिन सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कुछ लोग तो उनके आ गए हैं ओहदों पे, तो नामजदगियां, ये सूबाई जो सेक्रेटरी जनरल हैं और ये सारे लोग, ये तो आ गए, ओहदे संभाल लिए इन्होंने। तो पहले भी संभाल लिए थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा ना कि आपने ठीक नहीं कराया।
तो अब भी इलेक्शन कमीशन कह देगा कि आपने ठीक नहीं कराया, कि ठीक तो कराने पड़ेंगे कि कितनी दफा धांधली से कराएंगे उतनी दफा इलेक्शन कमीशन कहेगा। तो इलेक्शन कमीशन अपना तो खुद ठीक करा नहीं रहा है। अपना पंजाब की हुकूमत को साल होने वाला है मेरे ख्याल में। साल सर, ऐसी केयर टेकर तो हमने भी कहीं नहीं देखी कि पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत साल से केयर टेकर ही बैठे हैं, और ये तो इलेक्शन कमीशन पे रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ना बोलता दरमियान में। तो ये जनरल असेंबली के इंतखाबात भी अगले साल होने थे। ये तो काजी फायज साहब ने सख्ती से कह दिया कि ये तारीख जाके आप लें सदर से, आप क्यों बैठे हुए हैं। अल्लाह उमर ताब बंदियाल साहब को भी ये हिदायत देता कि वो ये करते, खुद फैसला देने की बजाय कहते कि जाकर तारीख लें, और ये ना कहते कि ये मेरा काम है 14 मई की डेट देना। वो भी अल्लाह अगर हम ख्याल बेंच और हम ख्याल चीफ जस्टिस को भी ये हिदायत देता तो ऐसा ना होता। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन का रोल आपको ठीक लगता है वैसे अभी तक जितना हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में? एक ही काम होता है उसका, बेसिकली वही नहीं करवा रहा। एक काम नहीं, एक काम नहीं। देखिए पाकिस्तान के आखिरी सेंसस हुए 2017 में, उनके ऊपर पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि ये वन टाइम के लिए है, अगला इलेक्शन इन सेंसस पर नहीं होगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट ने फैसला किया कि ये सेंसस सनसेट क्लॉज के साथ जी फॉर ओनली वन टाइम हम इनको अप्रूव कर रहे हैं। 2018 के बाद एक प्राइम मिनिस्टर आए जिन्हें ईवीएम तो बहुत याद थी, लेकिन ये याद नहीं था कि मैंने सेंसस भी कराना है, नहीं तो सेंसस के बगैर इलेक्शन हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि जब आपको चीफ जस्टिस ने बुलाया अदम एतमाद के मौके पर, तो आपने क्यों कहा कि मैं इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हूँ? उन्होंने कहा कि मैंने 18 खत चीफ जस्टिस के सामने रखे कि देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को 18 खत लिखे हैं कि सेंसस कराएं, सेंसस के बगैर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो सकते। मेरे 18 खतों के जवाब में इस हुकूमत ने सेंसस कराने का हुक्म नहीं दिया, और बगैर सेंसस के मैं मुल्क में आम इंतखाबात कैसे करा दूं? तो चीफ जस्टिस उसके आगे चुप कर गए। क्योंकि अगर तो कोई और चीफ जस्टिस होता और वो आइन और कानून के मुताबिक चलता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ये 18 खत देखकर आइन शिकनी का मुकदमा डाल देता हुकूमत के ऊपर कि भाई आपने सेंसस क्यों नहीं कराए जब ड्यू थे। वो तो 2022 में हुकूमत आई, उसने आगे सेंसस कराए, तो आज उन सेंसस के नतीजे में हल्का बंदियां हो गई और आपको 8 फरवरी की डेट नजर आ रही है, वरना एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाता। कोई उन 4 सालों के बारे में तो नहीं पूछता कि भाई आपने सेंसस क्यों नहीं कराया 4 साल में। आपको ईवीएम तो बहुत याद थे, आपको ये नहीं पता था कि ये ईवीएम मशीनें बगैर सेंसस के नहीं चल सकती, इनकी चाबी सेंसस है। तो सर ये आईनी बहरान, ये केयर टेकर हुकूमत जो साल भर बैठी होती है, ये आईनी तरीके से कोई वायलेशन नहीं है? नहीं, आइन में लिखा है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी पिछली हुकूमत बैठी रहेगी। कोई मुल्क भी बगैर हुकूमत के नहीं चल सकता, और जब आइनी तरीके से इलेक्शन होगा अब 8 फरवरी को तो नई हुकूमत आ जाएगी। ये बेनजीर की असैसिनेशन पर भी निगरान हुकूमत एक्सटेंड हो गई थी, ये तो आइन में लिखा है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी। बिल्कुल, और आप देखें सदर मुमलिकत जब तक नया सदर नहीं आएगा उनकी मुद्दत खत्म हो गई है। वो तो आप नहीं सवाल करते कि वो क्यों नहीं रिजाइन देके घर चले गए जिस दिन उनके 5 साल पूरे हो गए हैं। वो बैठे हैं ना कि जब तक मुल्क में अगला सदर का इंतखाब नहीं होगा मैं बैठा हूँ। उनके बैठने पे तो शिफा भी बहुत खुश है और अवैस भी बहुत खुश है। पंजाब हुकूमत पे इन्हें बहुत गुस्सा सर मैं सर इसलिए खुश नहीं हूँ उनसे कि उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है। जो उनकी ड्यूटियां थी वो भी बिल्कुल बैठे ही रह गए। मुझे उनसे कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये है कि आइन बहुत सारे वकला तो ये भी कहते हैं कि सदर रहेगा, बैठा रहेगा जब तक अगला सदर नहीं आता। तो फिर हुकूमत भी निगरान बैठी रहेगी जब तक अगली हुकूमत नहीं आती। आइन में ये भी लिखा है, ये थोड़ी लिखा है 90 दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन 90 दिन फिर क्या होंगे? मुल्क बैठा रहेगा, मुल्क बैठ ना जाए, बस मेरा तो डर ये है। सभी बैठे हुए, उठ कोई नहीं रहा है। उठने की जरूरत है इस वक्त तो हम सबको। नहीं, उठ बाद कमर क्या डरता है। नहीं, आपकी नजर नहीं ठीक है। स्टॉक 62,000 पे है, डॉलर नीचे आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रही है। नवंबर में बिल्कुल नवंबर में पिछले 6 साल में सर हमारा सूद जो है ना जो हमने अदा करना है वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो चुका है सर। बिल्कुल, वो एक हुकूमत आई जिसने 4 साल में उतना कर्जा लिया जितना 75 साल में नहीं लिया गया। तो बड़ा हमारे साथ दुख जुल्म हो गया उन 4 सालों में। तो और इन नवंबर में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने पिछले 6 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो आप इतना पठाना बिठाएं, पॉजिटिव चीजों को देखा करें, सिर्फ अडयाला जेल ना देखा करें, बाकी पाकिस्तान भी अपनी जगह मौजूद है।
सर पॉजिटिव तो हम सर देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुजम्मिल दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी उनके साथ एक एंटरटेनमेंट तरीके से सियासी गुफ्तगू होती है। थैंक यू सर, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। आइंदा भी बातचीत होती रहेगी और सीखते रहेंगे आपसे बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। साजिद शेख साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? अडियाला जेल के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की बड़ी अहम समाअत दोबारा से चल रही है। पहले भी एक बार चल चुकी और फिर उसको बंद किया गया, मतलब ज़ाहिर है उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब दोबारा से ट्रायल चल रहा है और जज साहब ने यह फैसला दिया है कि पब्लिक ट्रायल है, मीडिया और आवाम जा सकती है अंदर, लेकिन अंदर जाना जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका बहुत से लोगों के लिए। इस हवाले से हम बात साजिद करेंगे। साहब से पूछते हैं कि क्या जी। सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बताइए जी क्या सूरत हाल है? आप बाहर क्यों हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। साइफर केस की समाअत जो है अडियाला जेल में इस वक्त जारी है और आज दूसरी समाअत है। हमने हफ्ते वाले दिन इसको कवर किया था। पहली समाअत हफ्ते को थी और आज की तारीख दी गई थी 4 तारीख, और इस वक्त साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है। साबिक चेयरमैन PTI मौजूद हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं और उनकी आज दोबारा हाज़िरी हुई है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो वकला हैं वो जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वो भी मौजूद हैं और साथ साथ प्रोसिक्यूटर FIA राजा खाबर और दीगर लोग भी मौजूद हैं। और इसी तरह आज जो चालान है उसकी जो कॉपीज़ हैं वो तकसीम की जाएंगी, दस्तखत लिए जाएंगे और उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म के हवाले से जो तारीख़ है वो मुकर्रर की जाएगी। और जब तारीख़ मुकर्रर की जाएगी तो उसके बाद ये देखना है कि जो साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी हैं वो साइफर केस के हवाले से सेहत जुर्म से इनकार करते हैं या फिर उसके अलावा क्या करते हैं। अगर वो इनकार करते हैं तो फिर प्रॉपर जो है वो इसका ट्रायल शुरू हो पाएगा। थोड़ा सा ये भी बताते चलूँ कि यहाँ पर बताया तो यही गया था कि मीडिया इजाज़त होगी। इसी तरह हफ्ते के दिन वाली समाअत के हवाले से भी जरा बताएं। जी 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 आम पब्लिक है अंदर या नहीं? वो तो मुख्तसर सी समाअत हुई थी, क्योंकि हफ्ते वाले दिन मुख्तसर सी समाअत हुई थी। उसमें साबिक चेयरमैन PTI मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, इसी तरह जो उनके वकला हैं वो मौजूद थे और साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे। और सिक्योरिटी यहाँ पर खासी हमने देखा, हफ्ते वाले दिन तो खैर बहुत ही ज़्यादा थी, आज भी सख्त सिक्योरिटी है। और नॉर्मल जो रूटीन में जिस तरह उनमें देखा कि अडियाला जेल के बाहर होता है उस तरह के मनाजिर नहीं हैं। और मीडिया को भी प्रॉपरली जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ 4 से 5 लोग हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त थी और बाहर भी हम देख रहे हैं कि मीडिया नुमाइंदगान मौजूद हैं। वो आल्दो के कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि ये ओपन ट्रायल है और हर किस्म के मीडिया और जनरल पब्लिक को भी जाने की इजाज़त होगी। तो साबका समाअत थी, यानी कि जो पहली समाअत थी, उसमें भी हमने देखा कि चंद लोग जो थे 8 से 10 लोग मौजूद थे। जनरल पब्लिक के अगर हवाले से बात की जाए और मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम लोगों को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। और अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि समाअत अंदर जारी है और जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो इसकी समाअत कर रहे हैं। और जिस तरह कि आज नकूल तकसीम की जाएंगी और उस नकूल के बाद जो है वो फिर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई से मुतल्लिक जो है वो तारीख़ मुकर्रर की जाएगी। जी सही है। तो आपको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, आप बाहर क्यों खड़े हैं? देखिए हम बाहर इस वजह से खड़े हैं कि तमाम चैनल्स के 2-2 रिपोर्टर्स जो हैं वो डिप्यूट किए गए थे। मैं तो आल्दो आउटसाइड के लिए था, लेकिन वैसे जो मीडिया है तमाम मीडिया अलाउ नहीं है, क्योंकि 4 से 5 बताया जा रहा है कि चैनल जो हैं उनको अलाउ किया गया है। और साबका समाअत में भी 3 लोग जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर जा सके थे और वो भी उनको मोबाइल्स वगैरह अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, जिस तरह कि नॉर्मल होता है। रिपोर्टर टिकट्स वगैरह फाइल करते हैं अंदर से, तो उस तरह नहीं है। पेपर के ऊपर लिखने के बाद बाहर आके और यहाँ पर फिर दोबारा से उसको मोबाइल में टिकट टाइप करने के बाद उसको सेंड किया जाता है। मीडिया नुमाइंदगान को अगर देखा जाए तो खासी मुश्किलात हैं। जिस तरह कि कहा जा रहा था कि ओपन ट्रायल है, तो उस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। खासी मुश्किलात हैं। मेरे अतराफ़ में रिपोर्टर्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, बाहर मौजूद हैं। जो लोग अंदर चले गए हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो बाहर खड़े हैं उनके लिए काबिल तशवीश है और यही वजह है कि खासी मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। साजिद शेख साहब हमारे अडियाला के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे और देखते हैं क्या फ़ैसला आता है जी, और फ़ैसलों पर ही हमारे फ़ैसले मुनहसर हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह
सवेरे